नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो ज्यूरी सिस्टम के ऊपर है, अदालतों की समस्या के ऊपर। कि अदालत में जो समस्या है, अदालत में समस्या है भ्रष्टाचार की, नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद, यानी कि अधिकतर जो जज वगैरह है वो अपने रिश्तेदार वकीलों के फेवर में जजमेंट देते हैं और उससे सोसाइटी पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। क्योंकि जो गुंडा है वो गुंडा या कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो, वो क्या करेगा कि जज के एक दो रिश्तेदार को अपने पैनल पे रख देगा और सारे जजमेंट उसके फेवर में आ जाएंगे। और जब अपॉइंटमेंट होती है, जज की अपॉइंटमेंट होती है, तो अधिकतर अपॉइंटमेंट जज के रिश्तेदार या पब्लिक प्रोसिक्यूटर के भाई भतीजे भांजे उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। तो उसकी वजह से कास्टिज्म भी बढ़ता है। वो कैसे होता है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो जो अदालतों की समस्या है उसके ऊपर ये वीडियो है कि उसका उपाय क्या है। उपाय यानी कि हम गैजेट में क्या छाप सकते हैं, गैजेट में कौन से कानून हमें छापने चाहिए, लेजिस्लेशन या गवर्नमेंट ऑर्डर, कैबिनेट रेजोल्यूशन, जो भी है, कि जिससे कि जो हमारी अदालतों में समस्याएं हैं वो कम हो। गैजेट क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि हर राज्य सरकार, भारत की जितनी भी 25-30 राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार, हर 15 दिन महीने में एक गैजेट छापती है। और इसमें कलेक्टर, सेक्रेटरी सबके लिए आदेश होते हैं। उनके आदेश के ऊपर सेक्रेटरी और आदेश बनाते हैं और वो भी गैजेट में छपते हैं। राजपत्र कहा जाता है। यदि हमें सरकार में कोई भी परिवर्तन चाहिए, अच्छा या बुरा, तो वो गैजेट में लिखना पड़ता है। जो भी एक्टिविस्ट या जो भी नेता, कार्यकर्ता नेता या एनजीओ का लीडर जो बोलता है कि मुझे सरकार में ये परिवर्तन चाहिए, लेकिन यदि वो ड्राफ्ट देने को तैयार नहीं है, तो मैं कहूँगा कि वो 99% नहीं 100% बकवास है। 100% बकवास समझ लो उसको। और गैजेट का ड्राफ्ट मिले, उसके बाद ड्राफ्ट पढ़ के हमें तय करना है कि उससे परिवर्तन जो आएगा सोसाइटी में वो अच्छा होगा या बुरा होगा। तो भारत में अदालतों में भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है कि निचली अदालतों में भ्रष्टाचार कम है, सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा है। अक्सर जो कुबुद्धिजीवी है भारत के, वो उल्टा बोलते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में करप्शन नहीं है, बस थोड़ा बहुत करप्शन है, वो ये मैजिस्ट्रेट सेशंस कोर्ट में है, बाकी हाई कोर्ट में कोई करप्शन नहीं है, कोई भाई भतीजावाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी करप्शन नहीं है, भाई भतीजावाद नहीं है, वो सब बकवास है। सुप्रीम कोर्ट है वो लोअर कोर्ट से ज़्यादा करप्ट है। बस यही है कि उसका करप्शन सामने से हमें नहीं दिखता। वो इस तरह की बात हुई कि ट्रैफिक कांस्टेबल है, वो 10 रुपया लेता है, 20 रुपया लेता है, वो हमें दिख जाता है, चौराहे पर खड़े होकर रिश्वत लेता है। और पुलिस कमिश्नर है, वो एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के 100 करोड़ 2 करोड़ की रिश्वत लेता है, तो वो हमें दिखेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कांस्टेबल करप्ट है और कमिश्नर है वो करप्ट नहीं है। इस तरह से मैजिस्ट्रेट का भ्रष्टाचार हमें दिख जाता है क्योंकि हम अक्सर लोअर कोर्ट में जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भ्रष्टाचार है वो हमें दिखता नहीं है, क्योंकि आम आदमी तो सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के मैं भ्रष्टाचार का एक केस का वर्णन करूँ जो कि सबसे ज़्यादा खराब केसों में से एक है। कि स्विट्ज़रलैंड का एक बिलियनियर था स्विट्ज़रलैंड का, और उसकी ये परवर्टेड था, उसको ये क्रिमिनल मेंटालिटी थी कि 8-10 साल की लड़कियों पे बलात्कार करना। तो उसने इंडिया आया और बॉम्बे में उसने 8-10 साल की 3 लड़कियों पे बलात्कार किया। और पुलिस को किसी ने इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस एन मौके पर पहुंच गई। तो जो इंस्पेक्टर था उसने बोला कि भाई इस मुद्दे पे मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इस आदमी को तो मैं जेल पहुंचा के रहूँगा। तो उसकी दूसरा क्रिमिनल माइंड ये था कि वो जो करता था उसका वो वीडियो टेप उतारता था। तो उसके लैपटॉप में 300 वीडियो निकले अलग अलग देशों के, भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, अलग अलग देशों के वीडियो निकले। तो इंस्पेक्टर ने उस वीडियो की ढेर सारे CD DVD बना के सबको भेज दी। तो स्विट्ज़रलैंड की फॉरेंसिक लेबोरेटरी ने रिपोर्ट भेजा कि ये जो वीडियो है वो जेन्युइन है, यही आदमी है, क्रिमिनल है, लड़कियां हैं और यही लड़कियां हैं वगैरह वगैरह। तो लोअर कोर्ट ने पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इतने सारे सबूत थे। तो इसलिए लोअर कोर्ट के जज ने 7 साल की सज़ा की, जो कि कम है। ऐसे केस में 15 साल की सज़ा हो सकती है। इसलिए लोअर कोर्ट का जज भी बोल सकते हैं कि करप्ट था, पर चलो कम से कम 7 साल की सज़ा तो की उसने।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज खरे, मैं नाम के साथ बोलता हूँ, उसको कंटेम्प्ट का केस करना हो तो आज और अभी करे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज खरे ने उस आदमी को बेल दे दिया कि जाओ भाई मैं आपको बेल दे देता हूँ। तो जाहिर है स्विट्ज़रलैंड का आदमी है, स्विट्ज़रलैंड का करोड़पति आदमी है, देश छोड़ के भाग गया। तो जब चीफ जज खरे दे रहा था तब उसको पता था कि ये आदमी देश छोड़ के भाग जाएगा, तो भी उसने बेल दिया। तो इतने करप्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज है कि 7-8 साल 10 साल की लड़कियों पे बलात्कार करने वाला पकड़ा जाता है तो भी उसको दिन दहाड़े खुलेआम उसको बेल देके देश से भागने की मदद करते हैं। और शांति भूषण जो कि भारत के लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने एक एफिडेविट फाइल की। एफिडेविट में उन्होंने सबूत दिए, सारे सबूत के साथ एफिडेविट फाइल की कि भाई पिछले 16 चीफ जस्टिस जो आए देश में 1991 से लेके 2010 के बीच में, 16 में से 8 रिश्वतखोर थे। और सारे सबूतों के साथ उसने एफिडेविट दी। तो कापड़िया उनको धमकाते हैं, चीफ जस्टिस कापड़िया, की एफिडेविट वापस खींच वरना मैं तेरे को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा करूंगा। जो 8 भ्रष्ट जज है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, उनको कोई नोटिस वोटिस कुछ नहीं भेजा, उल्टा चोट आटे कोतवाल को यहाँ तो फरियाद की शांति भूषण सबूत दे रहे हैं कि भाई ये 8 जज करप्ट है। तो कापड़िया उनको धमका रहे हैं कि तू अपनी नोटिस वापस खींच वरना तेरे पे कंटेम्प्ट का केस, तेरे को कंटेम्प्ट की सजा कर दूंगा। तो ये वोडाफोन का भी जजमेंट इसी तरह का, बहुत सारे मैं जजमेंट गिना सकता हूँ आपको कि 10 घंटे निकल जाएंगे। गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड का केस ले लीजिए कि उसमें जो अकाउंटेंट था उसकी ट्रांसफ़र ही नहीं की जज ने। अकाउंट्स में एक नियम होता है कि जो मेन अकाउंटिंग पोजीशन पे हो या तो मैनेजरियल पोजीशन पे, उसके हर 2-2 साल बाद ट्रांसफ़र करते हैं ताकि उसने घपला किया हो तो 2 साल घपला करे, दूसरा आदमी आया वो उसको एक्सपोज कर दे तो कम से कम घपला है वो एक्यूमुलेट होके करोड़ों में ना पहुँचे। ये घपला कुछ 30-40 करोड़ के ऊपर पहुँच गया। तो जो अकाउंटेंट था वो एंड में पकड़ा गया और उसने बोला कि भाई मैं अकेला नहीं कर रहा था, मैं जो सेशंस कोर्ट का प्रिंसिपल जज होता है मैं उसको भी पैसे देता था। उसने नाम दिए, अमाउंट्स दिए, सब वो डायरी में लिखे हुए थे। तो सीबीआई ने उसको जेल में बंद कर दिया, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। और जो 25 जजों के उसने नाम दिए, 20-25 जजों, उनमें से कुछ 2-3 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, 3 उसमें से 8 जितने हाई कोर्ट में जज है अभी और बाकी सेशंस कोर्ट में जज है। तो इतने सारे जज के सामने केस हो सकता था, जेल हो सकती थी। तो उस आदमी ने बोला, अकाउंटेंट ने, कि भाई मुझे मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट देना है। तो 3 महीने तक किसी मजिस्ट्रेट को टाइम नहीं मिला कि वो जेल में आकर उसका स्टेटमेंट ले, और सीबीआई को टाइम नहीं मिला कि वो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे स्टेटमेंट देने के लिए। और 3 महीने के अंदर उसने, जेलर कहता है कि उसने जेल में जहर खा के आत्महत्या कर ली। और मेरा मानना है कि किसी ने उसको जहर दे के मार डाला, इट्स अ केस ऑफ मर्डर। वो आदमी क्यों सुसाइड करेगा? उसने तो जो भी 10-20 करोड़ बनाए थे घपला करके, कहीं छिपा रखे हो गए। जेल की सज़ा कितनी होती है? उसको 7 साल की सज़ा होती है मिस अप्रोप्रिएशन की। जेल के आने के बाद वो आराम से जिंदगी जीता, उसको कोई आत्महत्या करने की ज़रूरत ही नहीं थी, उसकी हत्या ही हुई है। हत्या से किसने कराई वो तो बता नहीं सकते, लेकिन हत्या से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? वो 2-3 सुप्रीम कोर्ट के जज को, वरना उनका नाम आ जाता कंप्लेन में। और वो आदमी सबूत भी दे रहा था कि भाई मैंने इसको इतना पैसा दिया, इसको इतना पैसा दिया। खैर, तो यहाँ तक कि जिनके ऊपर गबन का टेंजिबल एविडेंस है, ऐसे लोग हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज बन के बैठे हैं, हाई कोर्ट में जज बन के बैठे हैं। तो यूँ समझो कि जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर मैजिस्ट्रेसी सर से पाँव तक करप्ट है। अब उपाय क्या है? अंत में उपाय पे आते हैं। तो पहला उपाय जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो है राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट चीफ जज। पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जज के हाथ में होता है। केंद्र सरकार कोई भी नियम बनाती है तो वो अदालत पे तभी अप्लाई होता है जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज उस पर साइन करे। चीफ मिनिस्टर कोई नियम बनाता है, नियम बनाते हैं, या तो असेंबली कोई नियम बनाती है तो भी वो अदालत में तभी अप्लाई होगा जब वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस पर साइन करते हैं। तो ये तो नोडल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर राइट टू रिकॉल होना चाहिए। अब कुबुद्धिजीवी जो है भारत के, वो बार बार चिल्ला के बोलते हैं कि राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मैं आपको मेरा रेफरेंस मटेरियल देता हूँ, rahulmehta.com/301.htm। मैं रिपीट करूँगा, rahulmehta.com/301.htm। ये कुछ 300-350 पेज का रेफरेंस मटेरियल है और हिंदी में है,
301.h.htm। तो उसके चैप्टर चैप्टर 7 में मैंने राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट चीफ जज का ड्राफ्ट दिया है। ये राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट चीफ जज का ड्राफ्ट 1.5 पेज का है। इस ड्राफ्ट के लिए पार्लियामेंट के कानून की जरूरत नहीं है, पीएम या सीएम के हस्ताक्षर से गैजेट में छप सकता है। गैजेट में छपने के बाद अमल में आ जाएगा। तो जितने कुबुद्धिजीवी है जो कहते हैं कि राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज है वो गैर कानूनी है, गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है, उनमें से बहुतों को मैंने ये ड्राफ्ट बताया। तो वो ड्राफ्ट में एक भी क्लॉज ऐसा नहीं निकल पाया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 400 आर्टिकल से कोलाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ 400 आर्टिकल है, 396 टू बी एग्जैक्ट। तो सारे जो इसके 11 क्लॉजेस है राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट चीफ जज के, कॉन्स्टिट्यूशन के 395 में से एक भी आर्टिकल को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप चिल्ला के बोलते हो कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो बताओ कि कौन सा क्लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल नंबर को वायलेट होता है या क्लैश होता है। तो वो अभी तक आर्टिकल नंबर नहीं बता पाए, इसलिए आप वो नई बात कहते हैं कि ये ड्राफ्ट हमें पढ़ा ही नहीं है, ये एकदम बकवास ड्राफ्ट है, हमको पढ़ना भी नहीं है। वो बात बोले कि उनको पढ़ना नहीं है तो ठीक है, क्योंकि सबके पास टाइम नहीं होता हर एक चीज़ के लिए। कोई बोले कि भाई मेरी बात सुनने का उनको टाइम नहीं है तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन वो छाती ठोक के कहते हैं कि ये राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट चीफ जज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो कोई मुझे बताए कि इसका कौन सा क्लॉज कौन से आर्टिकल को भंग करता है, वो पिछले 6 साल में कोई बता नहीं पाया। इसी तरह से राइट टू रिकॉल हाई कोर्ट चीफ जज, वो भी उसी तरह का ड्राफ्ट है कि जब प्रजा के पास हाई कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को नौकरी से निकालने की प्रोसीजर आएगी तो यूँ समझो कि 24 घंटे के अंदर ये ज़मीन पे चलना सीख जाएंगे। अभी जो 7वें आसमान पे चलते हैं उनको राइट टू रिकॉल आएगा जब प्रजा के पास, तो सबको धीरे धीरे 24 घंटे के अंदर, धीरे धीरे 24 घंटे के अंदर ज़मीन पे चलने की आदत आ जाएगी। शुरुआत में थोड़ा कष्ट होगा लेकिन बाद में आदी हो जाएंगे। उसके बाद रिक्रूटमेंट जो होता है जुडिशरी में, उसमें इंटरव्यू सिस्टम ख़त्म की जाए। रिक्रूटमेंट सिर्फ रिटन एग्ज़ाम से होना चाहिए। जितने भी जुडिशियस लोग हैं, जुडिशियस लोग यानी जो जुडिशरी में जिनकी नौकरी है, तो बड़े पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, तो लॉ मिनिस्ट्री में काम करते हैं, वो एक बात पे खास ध्यान देते हैं कि रिटन एग्ज़ाम है वो ठीक है होता है, पर उसके बाद इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है कि इंटरव्यू के द्वारा हमें पता चलेगा कि आदमी ईमानदार है या बेईमान है या कैसा नहीं है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई इनमें से कुछ लोग हैं, आप उनकी प्राइवेट लाइफ स्टडी कीजिए तो मतलब आदमी 10 साल के बाद 20 साल के बाद कभी कभी कोई बोलता है कि उसके किसी एम्प्लॉय ने उसको धोखा दिया, या तो बेटे ने धोखा दिया, रिश्तेदार ने धोखा दिया। तो भाई आप 20 साल में अपने बीवी बच्चों को और एम्प्लॉय को नहीं पहचान पाते तो आधे घंटे में इंटरव्यू में आप क्या उखाड़ लोगे। तो ये बकवास है। इंटरव्यू का एक ही पर्पज़ होता है कि उन्हें अपने रिश्तेदारों को घुसाना होता है और रिश्वत लेनी होती है। सिर्फ 2 ही पर्पज़ होते हैं। मैं आई एम अटैकिंग द मोटिव। जो लोग इंटरव्यू सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, मैं सीधा उनके मोटिव पे अटैक करके बोलता हूँ कि इंटरव्यू एक ही रीज़न से डिमांड करते हैं ताकि उनके रिश्तेदारों को घुसा सके और पैसे बना सके इंटरव्यू में। तो जुडिशरी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोजीशन पे कोई इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। रिक्रूटमेंट बाय रिटन एग्जाम, उसके बाद 1 साल का प्रोबेशन होता है। यदि उसमें उसकी बिहेवियर अच्छी ना हो, एप्टीट्यूड अच्छी ना हो, एटीट्यूड अच्छी ना हो, तो उसको नौकरी से निकाल दो, वो बात ठीक है। अब आता है ज्यूरी सिस्टम का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अदालत की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि रिटन एग्जाम से जज आया या इंटरव्यू से आया। अमेरिका में क्राइम कम है और जजमेंट क्यों 99% केस के जजमेंट हफ्ते 2 हफ्ते में आते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण वहाँ पे ज्यूरी सिस्टम है। ज्यूरी सिस्टम और जज सिस्टम है वो जमीन आसमान का फर्क ला देता है सोसाइटी में। जिस सोसाइटी में ज्यूरी सिस्टम है वहाँ भ्रष्टाचार कम होता है, वहाँ दमन कम होता है, वहाँ लोग सरकारी अधिकारी की इज्जत करते हैं पर उससे डरते नहीं है। सोसाइटी में उसकी वैल्यू होती है, पर ऐसा नहीं कि वो राजा की तरह घूम रहा है या लाट साहब की तरह घूम रहा है। और वहाँ आम आदमी की भी रिस्पेक्ट होती है। तो क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसी क्या चीज़ है ज्यूरी सिस्टम और जज सिस्टम में कि जज सिस्टम में वो सोसाइटी को पूरा तबाह कर देता है
और ज्यूरी सिस्टम है वो सोसाइटी को बचा लेता है। बेसिक फ़र्क क्या है कि हर एक सोसाइटी एक देश है, उसको छोटे एरिया में बांटते हैं, राज्य है, उसके नीचे जिले, उसके नीचे तहसील। कोई भी एरिया ले लो जिसमें 1-2 लाख की बस्ती है, तहसील जिला कुछ भी, और हर महीने वहाँ पे मान लो 300-400 केस होते हैं, कंप्लेंट्स, क्रिमिनल केस या सिविल केस। हर महीने वहाँ पे उस 2-3 लाख की बस्ती में हर महीने 100-200 कंप्लेन इस तरह की हो रही है। अब जज सिस्टम में क्या होता है कि ये सारी 100 कंप्लेन जो है वो 1 या 2 या 3 न्यायाधीशों के पास जाती है। यानी एक आदमी को अपॉइंट कर दिया जाता है कि भाई तू न्यायाधीश 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 40 साल के लिए। अब उसके ट्रांसफ़र हो सकती है, पर सारे केस उस एरिया के उसके पास जाएंगे। यानी कि आने वाले 2-3 साल में जितने भी केस होंगे वो भारत के 14,000 न्यायाधीशों के पास जाएंगे, 15,000 न्यायाधीशों के पास जाएंगे। उसमें से कुछ हाई कोर्ट के, कुछ सुप्रीम कोर्ट के, कुछ लोअर कोर्ट के। ज्यूरी सिस्टम में क्या होता है कि उस एरिया में 300 केस है तो हर एक केस के लिए 12 अलग अलग सिटीजन को एट रैंडम वोटर लिस्ट में से निकाला जाता है। मतलब कि ये वोटर लिस्ट है और निकालने का तरीका अलग अलग होता है, पर इस वोटर लिस्ट में कोई पर्टिकुलर केस है तो इस वोटर लिस्ट में से, उस डिस्ट्रिक्ट का जो वोटर लिस्ट है उसमें से 12 लोगों को बुलाया जाता है, 12-15 लोगों को, और बोला जाता है कि भाई इस केस में आपको क्या जजमेंट देना है। और जो आदमी एक बार ज्यूरी में आता है वो 10 साल तक रिपीट नहीं होता। जज सिस्टम और ज्यूरी सिस्टम में ये सबसे बड़ा फर्क है कि जज है वो 20 साल तक जज बना, जज बनने के बाद वो 20-25-30 साल तक नौकरी चलेगी उसकी। तो एक साल में मान लो एक जज 100 जजमेंट देता है तो 30 वर्षों के अंदर उसने करीब 30,000 जजमेंट दिए। जबकि ज्यूरी सिस्टम में वो 30,000 जजमेंट कौन देगा? 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी करीब 3,60,000 सिटीजन। तो ज्यूरी सिस्टम ही एक नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक जज को हमने 12 ज्यूरी से रिप्लेस किया। हमने ज्यूरी सिस्टम में एक जज को 1,00,000-2 लाख नागरिकों से रिप्लेस किया। और इससे क्या फर्क पड़ता है? तो जो जज लॉयर का नेक्सस है और जो नेपोटिज्म जिससे शुरू होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है या तो सबसे खराब चीज जज सिस्टम में वो है जज लॉयर का नेक्सस। कि एक आदमी एक जगह पे 2-3-4 साल से जज है, उसके बाद उसकी ट्रांसफ़र होगी तो आसपास ही किसी उसी राज्य की कोर्ट में होगी। जो मैजिस्ट्रेट होता है उसकी ट्रांसफ़र आउट ऑफ स्टेट नहीं होती। यूपी का मैजिस्ट्रेट है उसकी ट्रांसफ़र यूपी में ही होगी, गुजरात का मैजिस्ट्रेट है उसकी ट्रांसफ़र गुजरात में ही होगी। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट जज और सेशंस जज जो होते हैं उनकी भी ट्रांसफ़र स्टेट के अंदर ही होती है। कोई मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट जज है तो उसकी ट्रांसफ़र मध्य प्रदेश में होगी। तो इन लोगों की, एक आदमी जज बनता है तो 5-6 महीने में ही उसकी सांठगांठ हो जाती है। जो गिने चुने कुछ नामी वकील होते हैं, या तो वो क्या करता है, वो अपने किसी रिश्तेदार को उस कोर्ट में बोलेगा कि तू यहाँ आके प्रैक्टिस कर। और ये क्रॉस नेपोटिज्म होता है, यानी कागज पे साबित करने जाओगे तो इम्पॉसिबल है। नार्को टेस्ट से साबित हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सबूत नहीं मिलेगा। नार्को टेस्ट यदि लिया जाए तो क्रॉस नेपोटिज्म भी प्रूव हो जाएगा। पर क्रॉस नेपोटिज्म कैसे करते हैं कि मान लो मैं जज हूँ और मेरा एक दोस्त भी जज है, तो मैं अपने भांजे को कभी अपनी कोर्ट में घुसने भी नहीं दूंगा, और मेरा जो दोस्त है वो अपने भतीजे को कभी उसकी कोर्ट में घुसने नहीं देगा। लेकिन मेरा दोस्त जो जज है उसका भांजा मेरी कोर्ट में आके 1-2 करोड़ कमा लेगा, और मेरा भतीजा उसकी कोर्ट में जाके 1-2 करोड़ कमा लेगा। तो इस तरह से 4-5 जज होते हैं, वो एक ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप प्रैक्टिस बोल सकते हो उसको, ग्रुप कार्टेल बना लेते हैं, और वो आपस में एक दूसरे रिश्तेदारों को करोड़ों की कमाई कर लेंगे। और हर महीने 2 महीने बाद वो मीटिंग करके देख लेंगे, सेटलमेंट कर लेंगे कि भाई मैंने तेरे भतीजे को 5 करोड़ कमाया, तूने मेरे भांजे को सिर्फ 3 करोड़ कमाया, चलो 2 में अगले महीने 2 करोड़ बाकी। तो इस तरह से वो लोग अंदर अंदर सेटलमेंट कर लेंगे। पर एक कार्टेल प्रैक्टिस वहाँ पे जम जाती है। ये पूरी दुनिया में जहाँ जज सिस्टम है, अकेला हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जज सिस्टम है वहाँ पे कार्टेल प्रैक्टिस शुरू हो जाती है कि जज उसके लंगोटिया यार हो, या तो खास दोस्त हो, या तो उसके रिश्तेदार हो, उसके थ्रू वो उसको फेवरेबल जजमेंट देना शुरू करेगा। तो रिलेशन कैसे होता है कि यदि मैं जज हूँ तो मैं कभी हासिल को नहीं बोलूँगा कि इस वकील के पास जाए, या मेरे भतीजे के पास जाए, या मेरे भांजे के पास जाए, तो मैं हो सकता है पकड़ा जाऊँ, उसने कहीं टेप रिकॉर्ड छुपा रखा है। लेकिन उस हासिल का जो वकील है उसको पता है कि यदि ये केस जीतना है तो मुझे इसके भतीजे के पास जाना पड़ेगा या इसके भांजे के पास जाना पड़ेगा। वो एक पब्लिक नॉलेज, सेमी पब्लिक नॉलेज होता है। यानी कोर्ट में जो लोग घूमते हैं
उनको पता है कि इस जज के से काम निकलवाना हो तो इस वकील से मिलना पड़ेगा, उस वकील से मिल लो, और वो वकील है वो आप चेक में फी देना चाहते हो तो चेक में ले लेगा, कैश में देना चाहते हो तो कैश में ले लेगा। और उस वकील ने फी ले लिया, उसके बाद उस वकील को जज को प्रमोशन दिलाना है तो प्रमोशन दिलाना है, पैसे दिलाना है तो पैसे दिलाना है, लेकिन वो जो करप्शन है वो किसी भी हालत में बाहर नहीं आएगा जब तक कि नार्को टेस्ट न लिया जाए। तो पर फाइनली एंड रिजल्ट क्या हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ द जजमेंट्स आर पेड जजमेंट, कि उसने अपने रिश्तेदार के थ्रू डीलिंग कर ली, डायरेक्टली वो एक्सपोज नहीं होगा, वो कभी हैंड टू हैंड पैसा लेगा ही नहीं, बात भी नहीं करेगा पैसे की, हैंड टू हैंड कभी नहीं लेगा, बात नहीं करेगा, इंडिकेशन भी नहीं देगा। पर जब पता एक बार उसके रिश्तेदार वकील को पैसा दे दिया, उसने हफ्ते 2 हफ्ते में वो फेवरेबल जजमेंट दे देगा। जूरी सिस्टम में क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि एक केस शुरू हुआ, उसके लिए मान लो 10 लोगों की जूरी आई, 12 लोगों की जूरी आई, एक जूरी को एक ही केस दिया जाता है, यानी सुबह 10 से 5 तक एक ही केस चलेगा, तो 99% केस का जजमेंट एक हफ्ते के अंदर आ जाता है। और वकील है उसने मान लो सांठगांठ बनाने की कोशिश की, तो सांठगांठ बनाना मुश्किल क्या है कि जूरी वाला कहेगा कि भाई पहले पैसा दे तब मैं काम करूंगा, और वकील सोचेगा कि भाई पैसा दे दिया कोई गारंटी है कि ये काम करेगा, और काम नहीं किया तो दोबारा तो ये जूरी में आने नहीं वाला। तो और वकील हर हफ्ते 10-10 लोगों से नेक्सस कैसे बनाएगा? जज सिस्टम में तो क्या है कि एक बार उसका जज के साथ नेक्सस बन गया तो वो नेक्सस उसको 2 साल तक काम आएगा, 3 साल तक काम आएगा, 30 साल तक काम आएगा। यदि वो जज है वो उसी स्टेट में उसकी ट्रांसफर हो रही है, तो वकील भी मान लो एक जज की अहमदाबाद से सूरत में ट्रांसफर हुई, तो वकील है उसका सूरत में कोई रिलेटिव होगा या दोस्त होगा, उससे जान पहचान करा देगा उसके साथ। तो ये ग्रुप प्रैक्टिस बोलो या कार्टेल प्रैक्टिस बोलो, वो बरसों तक चलती रहेगी। जबकि जूरी सिस्टम में मैं जूरी में हूँ, एक हफ्ते बाद निकल गया जूरी से, एक केस खत्म होने के बाद, अब 10 साल तक मैं जूरी आऊँगा नहीं, तो वकील ने यदि मेरे साथ सांठगांठ बनाई तो उसको मिलेगा क्या? 10 साल तक तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो उसे हर हफ्ते 10-10, 20-20 लोगों से सांठगांठ बनानी पड़ेगी, जो कि नामुमकिन है। दूसरा, जज सिस्टम में दूषण क्या होता है कि मान लो मैं एक गुंडा हूँ, लतीफ़ जैसा या दाऊद जैसा कोई गुंडा हूँ, अभी तो इंटरनेशनल मार्केट हो गया, इंटरनेशनल लेवल का हो गया, पर एक ज़माने में सारे गुंडे लोकल लेवल के होते, 2, 3, 4, 5 एरिया तक ही उनकी पहुँच होती है। तो मान लो एक गुंडा है, उसके 30-40 लोगों का गैंग है, और वो 5 एरिया में 10 एरिया में मार पिटाई करते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं। उनके सामने हर महीने मान लो हर साल 100 जितनी कंप्लेन होती है कोर्ट के अंदर। तो जज सिस्टम में मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, मैं यदि क्रिमिनल गैंग लीडर हूँ, तो कि वो जो 100 केस है वो सारे के सारे केस है वो 3 या 4 या 5 मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। तो वो जो मजिस्ट्रेट के कनेक्टेड जो वकील है या तो उनके रिश्तेदार वकील है, मैं उनको पैनल पे रख दूंगा और उनको बोलूँगा भाई मुझे 100% एक्विटल रेट मिलना चाहिए, और यदि कोई मजिस्ट्रेट नहीं दे रहा, मुझे फेवरेबली नहीं कर रहा, तो मैं हाईकोर्ट के जज को रिश्वत देकर उसकी ट्रांसफ़र करवा लूँगा। तो इस तरह से वो 5-6 एरिया में मेरा राज हो जाएगा कि मेरे जितने भी आदमी जाएंगे, मेरे गैंग पे मेंबर के सामने केस होगा, जज क्या करेगा, डेट पे डेट डाल के जो भी विक्टिम है या तो जो विटनेस है उसको थका देगा। एक पॉइंट के बाद विटनेस और विक्टिम आना ही बंद कर देंगे, तो वो मेरे गैंग मेंबर को बोल देगा कि ये इसके सामने कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, मैं इसको बरी कर देता हूँ। अब जूरी सिस्टम में क्या होगा कि मान लो मैंने हर साल 100 केस हो रहे हैं, तो वो सारे के सारे 100 केस है वो 1200 अलग अलग आदमी के पास जाएंगे, और वो पूरे जिले के वोटर लिस्ट में से आ रहे हैं, यानी हर साल मुझे 600-800 लोगों को ब्राइब करना पड़ेगा। कहाँ जज सिस्टम जहाँ की हर साल मुझे सिर्फ 5 आदमी को ब्राइब करना पड़ता है, और कहाँ जूरी सिस्टम जहाँ हर साल मुझे 600 आदमी को ब्राइब करना पड़ता है। अब मान लो मैंने 600 में से 300 को ब्राइब कर दिया, 400 को ब्राइब कर दिया, लेकिन 50 आदमियों के सामने केस में उसमें से 5 में भी यदि अनफेवरेबल जजमेंट आ गया तो 5 लोग जेल में चले जाएंगे। 5 आदमियों को जेल होगी तो मेरे 20 आदमी गैंग छोड़ के चले जाएंगे कि भाई इसमें तो घाटा ही घाटा है। ये क्या कि 5 साल के लिए जेल, 3 साल के लिए जेल, 7 साल के लिए जेल। और दूसरा जूरी सिस्टम में एक और प्रोविजन भी होता है कि एक आदमी के सामने बहुत सारे केस आ रहे हैं तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके सामने संगीन गुनाह है कि मारपीट का गुनाह था तो 12 लोगों की जूरी, उसके बाद छुरी चलाने का इल्ज़ाम था, फेटल इंजरी, तो 20 लोगों की जूरी, मर्डर का केस है तो 50 लोगों की जूरी। वो बढ़ा सकते हैं, मैंने प्रोविजन रखा है, यूएस में नहीं है, मैंने रखा है कि जितने क्राइम्स उस आदमी के सामने ज़्यादा
और जितने क्राइम्स की मैग्नीट्यूड सीरियस, उतने उसके सामने जूरी की संख्या बढ़ती जाएगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसे रिश्वत देनी पड़ेगी, एंड में वो आदमी टूट जाएगा और उसे जेल की सज़ा हो जाएगी। इस तरह से गैंग खत्म हो जाएगा। तो आप देखिए कि जितने भी कंट्री जहाँ पे जूरी सिस्टम है, वहाँ कहीं भी लोकल लेवल पे हफ्ता वसूली का क्राइम नहीं है। और जितने भी एरिया जहाँ जहाँ जज सिस्टम है, वहाँ पे अधिकतर देशों में, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में, मैक्सिको या जितने भी देश हैं, अधिकतर देशों में हफ्ता वसूली का क्राइम है कि गुंडे हैं वो खुलेआम दुकानदारों से हफ्ता वसूल करते हैं और खुलेआम वो गैरकानूनी काम करते हैं, और बस वो जज के 2-4 रिश्तेदारों को अपने पैनल पर रख लेंगे और उनके सामने जितने भी केस आएंगे उनके गुंडे वो बरी हो जाते हैं। फिर जूरी सिस्टम का, तो जूरी सिस्टम का जो मेजर बेनिफिट आपको बताया कि जज सिस्टम में एक आदमी 30 साल तक जज है तो 2000 से लेके 1000 बड़े केस या तो 10,000 छोटे केस एक ही आदमी के पास जाएंगे, जबकि जूरी सिस्टम में ये केस है वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख नागरिकों के बीच बढ़ जाएंगे। यानी किसी को कंटिन्यूअस एक्विटल चाहिए। मान लो मेरे रोज 50 क्राइम कर रहा हूँ, मैं या मेरे आदमी रोज 50-100 हर महीने 50-100 क्राइम कर रहे हैं, तो जज सिस्टम में मुझे, मेरे सामने 600 केस है, मेरे आदमियों के सामने 600 केस है, जज सिस्टम में मुझे सिर्फ 4-5 मजिस्ट्रेट को, 1-2 सेशंस जज को, 1-2 हाईकोर्ट के जज को कवर करना है। जूरी सिस्टम में मुझे हर साल 5-10 हज़ार लोगों को कवर करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल टास्क है। उसके बाद जज सिस्टम का एक और दुर्गुण यह है कि वकील है वो उस जज पे भरोसा कर सकता है। जब उसको ये भ्रष्टाचार करना और रिश्वत देनी होगी तो भरोसा कैसे कर सकता है, जो भरोसा जूरी सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। कि मान लो आप वकील हो और मैं जज हूं, तो और आपने बोला कि भाई 1-2 लाख दोगे, आप मुझे एक्विटल कर दो किसी गुंडे को या किसी को भी, तो अब हमेशा सवाल आता है कि भाई पैसा पहले दूं या काम पहले करूं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं कि मान लो पैसा नहीं मिला और आपका काम कर दिया और मैं आपको जाके केस फाइल करूं। तो जज सिस्टम में ये क्यों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि मैं जज हूं, मैं रिस्क ले सकता हूं कि चलो मैं इसके आदमी को बरी कर देता हूं, पैसा देगा, क्यों नहीं देगा, इसके 10 केस और मेरे पास पड़े, यदि इस केस में पैसा नहीं दिया तो मैं उसके 10 केस बिगाड़ दूंगा। तो मैं फ्री में का पहला काम मैं बोलूँ फ्री में नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि चलो काम पहले करूँगा बाद में पैसा दूंगा। काम हो गया, उसके बाद वो मुझे पैसा क्यों देगा, क्यों मुझको धोखा नहीं देगा, क्योंकि वकील भी सोचेगा कि भाई 11 केस और पड़े मेरे इसके केस में, इसको यदि पैसा नहीं दिया तो 11 केस में तो केस बिगाड़ देगा, ऊपर से यदि मैं उसको टाइम सर जितना कमिट किया उतना पैसा दे देता हूँ तो मुझे 11 केस में भी निकलने में आसानी होगी। यानी चेन ऑफ ट्रांजैक्शन, जहाँ पे चेन ऑफ ट्रांजैक्शन है वहाँ ट्रस्ट मेंटेन हो जाता है, बिल्ड भी हो जाता है, मेंटेन भी हो जाता है। अब मान लो वकील ऐसा सोचता है चलो 1 लाख दे दो जज साहब को पहले, काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यदि मैंने 1 लाख रुपया लिया, मैं जज हूँ और मैंने 1 लाख रुपया दिया और काम नहीं किया तो बाकी वकील मेरे पे भरोसा नहीं करेंगे, तो वो दूसरे दिन मेरे को कोई पैसा देने नहीं आएगा। तो इस तरह से यदि आदमी पैसे पहले ले लेता है तो काम करेगा, और यदि पैसा बाद में लेने की बात करता है तो भी बाद में उसको पैसा मिल जाएगा। जबकि ज्यूरी सिस्टम में ये एग्रीमेंट भी प्रॉब्लम में आ जाता है कि मैं यदि ज्यूरी में हूँ और मैंने देखा साले ये तो बहुत कमीना आदमी है, आज इसने इसको मारा है, कल मुझे भी मार सकता है, मेरे रिश्तेदार को भी मार सकता है, इसको तो जेल में बंद करना है, और वकील मुझे आके बोलता है कि भाई 1 लाख रुपया ले लो छोड़ दूंगा, तो मैं 1 लाख रुपया ले लूंगा और फिर भी उसको जेल कर दूंगा। एक बार पैसा हाथ में आने के बाद तो पैसा तो जाने नहीं वाला ना, और वकील भी घबराएगा पैसा देने से पहले कि भाई इसको मैंने 1 लाख रुपया दे दिया और इसने अपना डील नहीं रखा तो मेरा तो 1 लाख रुपया पानी में जाएगा, ऊपर से वो क्रिमिनल है वो भी मुझे पैसा नहीं देने वाला। और वकील मान लो मुझे ऐसा कहता है कि भाई पहले तुम इस आदमी को बरी करो और उसके बाद मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा, तो मैं वकील पे भरोसा नहीं करने वाला, क्योंकि मैं एक बार ज्यूरी में निकल गया, 10 साल तक ज्यूरी में आने नहीं वाला, तो वकील को मेरी जरूरत नहीं है। यानी ज्यूरी सिस्टम में सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं है, एक फैसला होता है उसके बाद वो वापस सोसाइटी में चले गए, उनके पास कोई पोजीशन नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई नाम नहीं है, तो वो और वकील भी उसको ज्यूरी मेंबर को पहली बार मिला और केस खत्म होने के बाद दोबारा कभी मिलने नहीं वाला, इसलिए ट्रस्ट बिल्डअप करना ज्यूरी सिस्टम में इम्पॉसिबल है। तो और जज सिस्टम में क्रॉस नेपोटिज्म चल सकता है, ज्यूरी सिस्टम में क्रॉस नेपोटिज्म नहीं चलता। जज सिस्टम में कैसे क्रॉस नेपोटिज्म चल सकता है कि मैं जज हूँ
मेरा एक दोस्त जज है, मैं उसके भतीजे को बोलूंगा कि तू मेरी कोर्ट में आके प्रैक्टिस कर, करोड़ 2 करोड़ कमा दूंगा, वो मेरे भांजे भतीजे को करोड़ 2 करोड़ कमा देगा। अब ज्यूरी में ये कैसे पॉसिबल नहीं है कि मैं मान लो मुझे ज्यूरी का समन्स आया, मैं ज्यूरी के लिए गया, 1 हफ्ते में तो खत्म हो जाएगा ट्रायल। अब दूसरी जगह पे कोई ज्यूरी है, वहाँ मेरा रिश्तेदार है या नहीं, कहाँ पता लगने वाला है मुझे। तो इस तरह से क्रॉस नेपोटिज्म कि भाई तू मेरे वकील को फायदा दिला, मैं तेरे वकील को फायदा दूंगा, वो ज्यूरी सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से जो नेक्सस है वो कमजोर कैसे हो जाता है कि मैं कैरियर क्रिमिनल हूं, तो मैंने 5 जजों से मेरा अक्सर पाला पड़ता है, उसके 2-3 रिश्तेदारों को, 10 वकीलों को मैंने अपने पैनल पे रख लिया। अब ज्यूरी में तो पूरी जो 10 लाख की वोटर लिस्ट है, 10 लाख की वोटर लिस्ट है, उसमें रैंडम सिलेक्शन होने वाला है। तो मेरे वकीलों के, मेरे पैनल में 100 वकील भी हो, हर एक वकील के 10 रिश्तेदार हो, तो 1000 रिश्तेदार, तो क्या गारंटी है कि वो 1000 में से एक आदमी ज्यूरी में आएगा। और ज्यूरी में 12 लोग होंगे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 आदमी ज्यूरी में आएंगे जो कि मेरे 100 वकीलों में से किसी न किसी के रिश्तेदार है। तो आप इस तरह से प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक लगाए तो ज्यूरी में मेरे वकील के रिश्तेदार होने की प्रोबेबिलिटी 1/1000, 2 रिश्तेदार होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/मिलियन, या अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ 1/मिलियन। इस तरह से प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिकली 1/बिलियन हो जाती है। यानी ज्यूरी सिस्टम में जो नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म का फैक्टर खत्म हो जाता है। फिर ज्यूरी सिस्टम से जजमेंट कैसे जल्दी आते हैं कि एक ज्यूरी को एक ही केस दिया, यानी 10 से 5 तक एक ही केस चलने वाला है, वकील जितनी भी उल्टी सुल्टी दलीलें दे थक जाएगा, सारी दलीलें उसकी खत्म हो जाएगी। ज्यूरी बोलेगी भाई बोल, जितनी दलील करनी है तो करते जा, और उसमें जब दलील खत्म हो जाएगी तो फिर 1 आध दिन में जजमेंट आ जाएगा। तो ज्यूरी सिस्टम का जो ड्राफ्ट मैंने दिया है, ये ज्यूरी सिस्टम का ड्राफ्ट है। ये ड्राफ्ट हम मुख्यमंत्री को हमें कहना चाहिए कि वो गैजेट में छापे, और दूसरे नागरिकों को कैसे कहना चाहिए कि भाई आप भी मुख्यमंत्री को विनती करो कि वो ज्यूरी सिस्टम का ड्राफ्ट गैजेट में छापे। और उसके बाद हमें उधम सिंह से विनती करनी चाहिए कि वो भी प्रधानमंत्री को समझाए कि वो ज्यूरी सिस्टम के ड्राफ्ट गैजेट में छापे। और उधम सिंह के मेरा ऊपर वीडियो है, पूरा जो राइट टू रिकॉल का जो मेरा एजेंडा है उसमें सबसे अहम भूमिका उधम सिंह की है, महात्मा उधम सिंह की। और अंत में महात्मा उधम सिंह के कहने पे ही ये ड्राफ्ट ज्यूरी में आएंगे, गैजेट में आएंगे। अब ज्यूरी सिस्टम का कुछ मैं संक्षिप्त इतिहास दूं आपको कि कैसे ज्यूरी प्रथा अस्तित्व में आई, भारत में ज्यूरी सिस्टम थी, क्यों निकाली गई, उसके बारे में कुछ बताता हूँ। ज्यूरी सिस्टम सबसे पहले आई ग्रीस में 600 BC के आसपास। किस तरह से कि ग्रीस में नागरिकों के पास राइट टू रिकॉल था, यानी कि उस राज्य के, उस समय छोटे छोटे राज्य थे अधिकतर, के नागरिक एक चौराहे पे इकट्ठा होके मेजोरिटी वोटिंग के द्वारा किंग को नौकरी से निकाल सकते हैं। जैसे कि एथेंस में उस समय 60,000 नागरिक थे, तो 60,000 नागरिकों के पास ये सत्ता थी कि वो किंग को नौकरी से निकाल सके। उसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सिटीजन के पास पावर था कि किंग को 10 दिन के अंदर नौकरी से निकाल सके, इसलिए किसी किंग ने हिम्मत भी नहीं हुई। अलेक्जेंडर ने भले ग्रीस से लेके यमुना तक का सारा एरिया जीत लिया हो, पर मैसेडोनिया के नागरिकों के पास ये पावर था कि वो अलेक्जेंडर को नौकरी से निकाल सके। तो अब राइट टू रिकॉल के बाद नागरिकों के पास दूसरी समस्या है कि भाई राजा मान लो ठीक है, लेकिन राजा का कोई कर्मचारी है, तहसीलदार हो, कलेक्टर लेवल का हो, या कोई सेनापति वगैरह उस टाइप का हो, तो हर एक क्राइम के लिए तो 60,000 नागरिकों को बुलाया नहीं जा सकता कंप्लेंट डिसाइड करने के लिए। इसलिए उन्होंने ये प्रोसीजर डाली कि एट रैंडम, यानी जो सिटीजन का लिस्ट है उसमें से एट रैंडम 50 लोगों को बुलाया जाए, और वो 50 लोग तय करेंगे कि भाई ये सरकारी अधिकारी जो है उसके, जिसके सामने कंप्लेन है, उसको नौकरी में रखा जाए, नौकरी से निकाला जाए, क्या सजा की जाए। यहाँ से ज्यूरी सिस्टम की शुरुआत होती है। 50 आदमी है वो एट रैंडम चूज होंगे, यानी मेरे आदमी, तुम्हारे आदमी, इसके आदमी, ऐसा नहीं। फिर धीरे बात आगे भी बढ़ी कि भाई राजा को यदि सजा करनी होगी तो राजा सजा तय नहीं करेगा,
उसे 50 नागरिकों को बुलाना पड़ेगा, वो सजा तय करेंगे। राजा या राजा का अधिकारी सिर्फ प्रोसिक्यूट करेगा, यानी कि भाई इस आदमी को इतनी सजा होनी चाहिए। एथेंस में एक और भी नियम बाद में बनाया गया कि भाई मान लो कोई बहुत बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है, या तो सेनापति है, बहुत मजबूत आदमी है, और 50 नागरिकों तो डरा धमका के बिठा दिया, तो ज्यूरी सिस्टम में ये कि यदि किसी आदमी ने बड़ा गुनाह किया और बड़ा आदमी है तो 100 लोगों की ज्यूरी, 200 बहुत बड़ा आदमी है तो 200 लोगों की ज्यूरी, और यदि सेनापति यानी कि राजा के नीचे का डायरेक्ट किंग्स ऑफिसर उस लेवल का आदमी है, या तो कोई बहुत अमीर आदमी है और उसको सजा करनी है, तो 500 आदमी की ज्यूरी आएगी और 500 की ज्यूरी तय करेगी कि उसे सजा करनी या नहीं। जैसे कि सोक्रेटिस को जो फांसी की सजा हुई थी उसमें 500 लोगों की ज्यूरी ने वो सजा दी थी। 500 लोगों में से कुछ 360 लोगों ने कहा था कि सोक्रेटिस को फांसी की सजा होनी चाहिए, और 140 लोगों ने बोला था कि नहीं, उसे आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। वैसे मुकदमा शुरू होने से पहले एथेंस के नागरिकों ने सोक्रेटिस को कहा था कि यदि तुम एथेंस छोड़ के चले जाते हो तो कोई मुकदमा नहीं होगा, कोई सजा नहीं होगी, दोबारा एथेंस में मत आना। और सजा सुनाने के बाद भी उसने ये कहा था कि आप यदि एथेंस छोड़ के चले जाते हो तो कोई सजा नहीं होगी। सोक्रेटिस को सजा इसलिए दी गई थी क्योंकि सोक्रेटिस के जो विद्यार्थी थे उन्होंने सोक्रेटिस के विद्यार्थियों ने, केटो उसका नाम था, CATO, सोक्रेटिस का एक विद्यार्थी था, क्रेटास या क्रेटो, उसने एथेंस के एक दूसरा उसका जो राज्य था स्पार्टा, वहाँ के राजा से मिलके एथेंस पे कब्जा जमा लिया था और कुछ 400-500 नागरिकों को उसने मार डाला था। और उसने वहाँ पे ओलिगार्की स्थापना करने की कोशिश की थी, डेमोक्रेसी खत्म करने के। तो क्राइम सोक्रेटिस के विद्यार्थी ने किया, उसमें सोक्रेटिस की क्या गलती? तो एथेंस में ये प्रणाली थी कि यदि मेरा भाई कुछ गलत काम करता है और मैं उसे पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं करता तो वो मेरे खिलाफ भी जुर्म है, यानी कि जुर्म को अनदेखा करना जुर्म है। ये एथेंस की प्रणाली का थी। उस समय कोई रिटर्न लॉज इस तरह के नहीं होते थे, प्रणाली का ही कानून होता था। और एथेंस में इस तरह से था कि यदि बेटा क्राइम करता है और बाप उसे अनदेखा करता है तो वो क्राइम है। फिर उल्टा नहीं था, यदि बाप क्राइम करता है तो बेटे को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाप उसके लिए सम्माननीय है। इसी तरह से मेरा पार्टनर, बिजनेस का पार्टनर हो, वो कोई क्राइम करता है और मैं अनदेखा करता हूँ, उसको पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं करता तो वो क्राइम हुआ। और इसमें अलग अलग लेवल थे कि यदि छोटा आदमी है वो क्रिटिसाइज नहीं करता तो क्राइम नहीं बनता, लेकिन यदि बड़ा आदमी है और वो क्राइम को अनदेखा करता है तो वो क्राइम बनता है। और इसी तरह से एथेंस के अंदर गुरु शिष्य का जो रिलेशन है वो पिता पुत्र के रिलेशन जैसा माना जाता था, आजीवन माना जाता था कि जब तक गुरु अपने शिष्य को डिसोन नहीं करता पब्लिकली तब तक वो उसका शिष्य माना जाता था। और इसमें यह था कि यदि किसी कोई गुरु कोई गलत काम करता है तो शिष्य का ये फर्ज नहीं बनता कि उसे क्रिटिसाइज करे, लेकिन यदि शिष्य गलत काम करता है और गुरु उसे पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं करता, पब्लिकली उसे डिसोन नहीं करता, तो वो गुरु का क्राइम माना जाता था। तो क्रिटास ने जब एथेंस की डेमोक्रेसी खत्म कर दी, वहाँ पे ओलिगार्की की स्थापना की और 400-500 एथेंस के लोगों को मार डाला, और वो भी स्पार्टा जो कि उसका प्रतिद्वंदी देश था उससे मिलकर। तो सोक्रेटिस ने उसके जानबूझ के कोई क्रिटिसाइज नहीं की। लोगों ने बोला कि भाई आप इसको क्रिटिसाइज नहीं करते, आप इसको सपोर्ट करते हो, तो वो उसने मौन धारण किया। सोक्रेटिस की यह खूबी थी कि आम आदमी को जीभ भर के गालियां देता था, वो हमेशा डेमोक्रेसी का उसने विरोध किया। इसीलिए अमीर आदमियों ने उसको फादर ऑफ फिलोसफी का सर्टिफिकेट दिया है। और जब अमीर आदमी कुछ गलत काम करता था तो वो हमेशा मौन रहते थे। तो ये बात पे कि भाई आपके विद्यार्थियों ने इतने बड़े पैमाने पे राजद्रोह किया और हत्याएं की तो क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया, वो एक था। फिर दूसरा, एथेंस में उस समय ये मान्यता थी कि जो आदमी सेना में नहीं जुड़ेगा, जो आदमी देश की रक्षा नहीं करेगा, उसे नर्क मिलेगा। वो मान्यता क्यों थी? क्योंकि उस समय पूरी दुनिया के देश, आज भी और उस समय भी देश है वो सेना के ऊपर टिका होता है।
अब युद्ध हुआ और उस समय नागरिक बोलता है चलो मैं तो भाग जाता हूँ, क्या जरूरत है मुझे सेना में जाने की, अपनी जान बचाओ। तो वो भाग जाएगा, एक भागेगा, दूसरा भागेगा, सब भागेंगे तो लड़ेगा कौन? दुश्मन है वो पूरे देश पे कब्जा कर लेगा। इसलिए सेना को टिकाने के लिए उन्होंने ये विश्वास या अंधविश्वास का सर्जन किया था कि जो आदमी सेना में नहीं जुड़ता और देश की रक्षा नहीं करता उसे नर्क मिलेगा। तो सोक्रेटिस ने इसका पब्लिकली खंडन शुरू किया कि ये सब बकवास है, कोई ज़रूरत नहीं है सेना में जाने की। यानी वो युवकों को उकसाता था कि तुम्हें सेना में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एथेंस के लोगों ने ये नहीं बोला कि इसलिए हम आपको सजा देंगे, उन्होंने बोला कि आप एथेंस छोड़ के चले जाओ। तो सोक्रेटिस ने बोला नहीं, मैं एथेंस छोड़ के नहीं जाऊँगा। वैसे भी सोक्रेटिस की उम्र कुछ 80-85 साल हो चुकी थी। वो 2-3 साल में यूँ समझो कि उसके कमर तक क्या वो छाती तक कब्र में ही था। तो सोक्रेटिस को था कि चलो यदि मुझे फांसी हो जाती है तो मुझे पब्लिसिटी मिलेगी, फेम मिलेगा, और वैसे भी 2-3 साल में तो मरना ही है। कोई 25 साल का उम्र का, 30 साल की उम्र का आदमी कोई शहादत लेता है तो बोल सकते हैं कि उसकी शहादत की कीमत है। 80-85 साल की उम्र को यदि शहीद होने का ख्वाब आ गया तो वो तो पब्लिसिटी स्टंट होता है। तो इसलिए सोक्रेटिस ने बोला कि नहीं, मैं एथेंस छोड़ के नहीं जाऊँगा। इसलिए मुकदमा हुआ और मुकदमा में 500 में से 360 लोगों ने बोला कि उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, 140 ने बोला आजीवन कारावास होना चाहिए। और उस पर यह जुर्म था कि वो सेना को कमज़ोर कर रहा है और उसने अपने विद्यार्थी को डिसोन नहीं किया और अपने विद्यार्थी को क्रिटिसाइज नहीं किया। वो एथेंस के उस समय के कानूनों की बात करता हूँ। एथेंस का उस समय का कानून था कि कोई भी आदमी यदि जुर्म करता है तो आप उसे नज़रअंदाज नहीं करते, आपका ये फ़र्ज बनता है कि आप उसे क्रिटिसाइज करें। उसके बाद जूरी सिस्टम यूरोप में चली, रोम में ख़त्म हो गई और 950 एडी में दोबारा ब्रिटेन में आई। और उसी के बाद ब्रिटेन का ग्राफ है वो अब शुरू होता है। ब्रिटेन में जूरी सिस्टम आई कॉरोनर्स जूरी के द्वारा। कॉरोनर्स जूरी यानी क्या कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को ईजा पहुंचाता है या उसकी हत्या करता है, भले हत्या करता है, तो वहां पे राजा का अधिकारी इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगा। कॉरोनर यानी राजा का अधिकारी। और राजा का अधिकारी खुद फैसला नहीं देगा, वहां के जो नागरिकों का लिस्ट है उसमें से वो 10 नागरिकों को एट रैंडम सिलेक्ट करके बुलाएगा। और वो 10 में से यदि 6 नागरिक बोलते हैं कि भाई इस पुलिसकर्मी को नौकरी से निकाला जाए, तो उसकी नौकरी वहीं के वहीं खत्म। तो इस तरह से वहां पे दमन कम हुआ। दमन कैसे कि पहले क्या था कि पुलिस का अधिकारी क्या सोचता था कि भाई मेरे सामने कोई कंप्लेन आएगी तो कंप्लेन कौन जज करेगा? कमिश्नर जज करेगा, शेरिफ यानी, या कलेक्टर जज करेगा। तो वो तो उसको तो हम हफ्ता देते ही हैं हर महीने, हर साल में। उसके तो बहुत सारे उल्टे सीधे गलत सही काम कर देते हैं, वो क्यों हमें नौकरी से निकालेगा? पर जब पुलिसकर्मियों ने देखा कि अब तो नौकरी से निकालने का पावर पब्लिक के हाथ में आ गया, तो उन्होंने देखा कि अब हम पब्लिक की बिना फिजूल की पिटाई करेंगे या तो बिना फिजूल को उनसे पैसा ऐंठेंगे तो वो हमें नौकरी से निकाल दे सकते। और इसलिए उनका पब्लिक के प्रति रवैया शरीफों वाला हो गया। और 950 एडी में कॉरोनर्स जूरी सिस्टम आया और 950 एडी से ब्रिटेन का ग्राफ ऊपर होना शुरू होता है। कैसे उद्योगों का विकास और हर तरह से शुरू होता है कि कहीं भी कोई छोटा उद्योग का कोई कारीगर कुछ इनोवेशन लाता है या तो मेहनत करता है, मेहनत से या तो इनोवेशन से जब उसकी आमदनी डबल हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, तो वहाँ के जो सरकार के अधिकारी होते हैं, जज हो या तो सामंत हो या पादरी हो, उस समय जुडिशरी, ब्रिटेन में उस समय जुडिशरी सामंत और पादरियों के हाथ में थी, तो उनको जलन होने लगती है कि साला ये आदमी अमीर हो गया। तो वो क्या करेंगे, उसके सामने सही गलत केस ठोक के उससे पैसे ऐंठना शुरू करेंगे और वो सफल हो जाएंगे। लेकिन जूरी सिस्टम आने के बाद वो पावर कम हो गया। कैसे कि 1100 एडी में एक और कानून लाया गया जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा पे आप गूगल करना, मैग्ना कार्टा में ट्रायल बाय पियर्स कहा गया है। ट्रायल बाय पियर्स या तो ट्रायल बाय जूरी, 2-3 अलग अलग शब्द है। उसमें ही क्या था कि जो राजा का अधिकारी है, सामंत या पादरी या कोई भी, वो सिर्फ ये तय करेगा कि इस आदमी को सजा होनी चाहिए, पर सजा फाइनल डिसीजन कौन लेगा? राजा का अधिकारी नहीं लेगा। वो सिर्फ प्रपोज करेगा कि इस आदमी को 6 महीने की सजा करो, इस आदमी को इतना दंड करो वगैरह। तय कौन करेगा कि उस एरिया के नागरिकों के लिस्ट में से 10-12 नागरिक एट रैंडम चुने जाएंगे, सिलेक्ट होंगे एट रैंडम, और 10 में से जब मिनिमम 7 लोग बोलते हैं या कभी कभी 10 लोग बोलते हैं तभी उसको सजा होगी, वरना उसको सजा नहीं होगी। और यहाँ से इंग्लिश लिबर्टी का जन्म होता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत भी यहीं से होती है। कैसे कि कारीगरों को एक तरह का प्रोटेक्शन मिला कि अब मैं यदि मेहनत से
या तो इनोवेशन से यदि पैसा कमाऊंगा तो सामंत की हिम्मत नहीं होगी कि वो मुझसे पैसा छीन ले। यूरोप के इतिहास में जो प्रगति हुई है वो ज्यूरी सिस्टम की वजह से हुई है, रिनेसा की वजह से नहीं हुई है। जो इतिहासकार रिनेसा को बोलते हैं वो सर से पांव तक झूठे हैं। वो ज्यूरी सिस्टम को क्रेडिट क्यों नहीं देना चाहते, क्योंकि यदि ज्यूरी सिस्टम को क्रेडिट दी तो क्रेडिट आम आदमी के हाथ में चली जाएगी कि भाई आप बुद्धिजीवियों ने तो कुछ नहीं किया, पोथे लिखते रहते थे आप बुद्धिजीवी, बाकी जो ग्राउंड लेवल पे जो इंजस्टिस होता था वो इंजस्टिस कम करने का काम तो ज्यूरी ने किया, आम आदमियों ने किया। आप तो गद्य पद्य और वो सब भाषण लिखते रहते थे, राजाओं के दरबार में खुशामदखोरी करते रहते थे, ग्रांट खाते रहते थे। बुद्धिजीवी करते क्या है, आप किसी भी बुद्धिजीवी को देख लीजिए, यूनिवर्सिटी में नौकरी करते हैं, महीने की 30-40 हज़ार की तनख्वाह मिली, को पढ़ाते कुछ है नहीं, वो थोड़े इंजीनियरिंग और साइंस वाले पढ़ाते हैं, बाकी ये आर्ट्स वाले क्या पढ़ाते हैं, सब मुफ्त की तनख्वाह तोड़ते हैं। किसी भी आर्ट्स के डिपार्टमेंट में जाइए, ये पॉलिटिकल साइंस हो या लिटरेचर या फिलोसॉफी, वो फोकट की तनख्वाह खाते हैं सबके सब। और इसी तरह से ये दूसरे बुद्धिजीवी जो है वो जर्नलिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लैकमेलिंग का धंधा करते हैं, या तो गवर्नमेंट के में नौकरी लेते हैं। औकात तो है नहीं इन बुद्धिजीवियों की कि किराना की दुकान भी चला सके या कहीं छोटे मोटे बिल्डर का काम कर सके या इंजीनियरिंग का काम कर सके। तो ये सारे बुद्धिजीवी है वो ग्रांट पे चलते हैं, वो राजाओं की सामंतों की खुशामदखोरी करते हैं, उनसे ग्रांट मिलती है और उस पर उनका धंधा चलता है। तो रिनेसा पे वो सारा यूरोप की जो प्रगति है उसका क्रेडिट वो रिनेसा को देते हैं। रिनेसा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जीरो। ज्यूरी सिस्टम ब्रिटेन में आए तो वैसे देखो ना, रिनेसा तो इटली में आया था। इटली क्यों औद्योगिक दृष्टि से एकदम पिछड़ा हुआ देश था, इवन 1800 साल में देखिए तो इटली था वो एकदम पिछड़ा हुआ कंट्री था इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मोस्ट एडवांस कंट्री कौन सा था, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में तो रिनेसा एकदम बाद में पहुंचा, और ब्रिटेन का उद्योग का ग्राफ 1200 एडी से ही ऊपर आने शुरू हो गया था। तो 1200 एडी में तो रिनेसा इटली में भी नहीं आया था। तो इंडस्ट्री ऊपर आई है ज्यूरी सिस्टम की वजह से। लिबर्टी का कंसेप्ट भी पूरा ज्यूरी सिस्टम की वजह से आया। लिबर्टी अपने आप कैसे आ गई कि अब राजा की मनमानी नहीं चलती थी, सामंत की मनमानी नहीं चलती थी, उसे 12 लोगों को सोसाइटी में से बुलाना पड़ता था और वो 12 लोग तय करेंगे कि इसको सजा होनी चाहिए। तो अपने आप ग्राउंड लेवल पे एक लिबर्टी आ गई। अब हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने ज्यूरी सिस्टम दाखिल की 1872 में। क्यों दाखिल की कि विक्टोरिया ने जब शासन स्थापित किया 1860 में, तो उसने एक कमीशन रखा और उस कमीशन को ये सवाल पूछा कि हम राजाओं को लूटते थे, सामंतों को लूटते थे, उनको तो लूटा हमने, वो लोग हमें मारने, हम लड़े उनके सामने, पर आम आदमी हमसे क्यों लड़ने आया? आम आदमी का हमने क्या बिगाड़ा था कि वो हमसे इतने बड़े पैमाने पे युद्ध करने आया? तो उसमें जो कमीशन में अधिकारी थे उन्होंने बोला कि जो छोटे अधिकारी थे कलेक्टर लेवल के, वो आम आदमियों को लूटते थे, तो और उन पे दमन भी बहुत करते थे, मारपीटाई भी बहुत करते थे और उनको ईसाई बनाने के लिए मजबूर करते थे। तो वो ईसाई बनाने का काम रानी ने रुकवा दिया, इसलिए नहीं क्योंकि बहुत उदार दिल की थी, उन्होंने देखा कि इससे बड़े पैमाने पे विद्रोह होगा, इसलिए वो काम उसने रुकवा दिया। फिर उसने बोला कि भाई ये अधिकारी है वो बड़े पैमाने पे रिश्वतखोरी करते हैं, दमन करते हैं, तो इसका क्या उपाय है? तो जो अधिकारी थे मैकाले वगैरह, उन्होंने बोला कि भाई हमें तो एक ही उपाय पता है, ज्यूरी सिस्टम, जो ब्रिटेन में है, यूरोप के दूसरे देशों में है, बाकी तो हम कोई उपाय जानते भी नहीं है कि जिसके द्वारा जो कलेक्टर तहसीलदार लेवल के अधिकारी है उनको कंट्रोल में रखा जा सके। तो इसलिए 1872 में भारत में ज्यूरी सिस्टम आई, जिसकी वजह से अंग्रेजों का राज 70 साल तक चला। ज्यूरी सिस्टम का बेनिफिट क्या हुआ? अंग्रेजों ने जो ज्यूरी सिस्टम डाली थी वो कमजोर थी। कमजोर किस सेंस में कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर यदि सिटीजन की पिटाई करता है या तो उससे पैसे हटता है, तो जज डिसाइड करेगा कि ज्यूरी ट्रायल हो या ना हो, सिटीजन के पास ऑप्शन नहीं है। और यदि लेकिन प्राइवेट ट्रायल है, किसी ने मिलावट की है या किसी ने चोरी की है या दो लोगों में भी मारपिटाई हुई है, तो उसमें ज्यूरी आएगी और आम नागरिक तय करेंगे। तो आप देखिए कि अंग्रेजों के राज में मिलावट नहीं होती थी, क्योंकि अभी मिलावट होती है, आदमी जज को पैसे देकर निकल जाएगा, लेकिन ज्यूरी में तो वो आदमी आएगा, वो बोलेगा सर साला इसने मेरे को इतने साल तक मिलावट वाला दूध पिलाया, मिलावट वाला खाने खिलाया, भेज दो साले को जेल में। इसलिए
ज्यूरी सिस्टम होती थी इसलिए वो मिलावट नहीं होती थी, और जो ओपन एंड कैरियर क्राइम है हफ्ता वसूली के, वो भी सारे क्राइम अंग्रेजों के ज़माने में नहीं होते थे, क्योंकि ज्यूरी ऐसे लोगों को जेल में भेज देती थी। तो इसलिए उन्होंने 1872 में वीक ज्यूरी सिस्टम इंट्रोड्यूस की प्राइवेट ट्रायल में, और जो गवर्नमेंट का अफसर था वो भी थोड़ा डर के रहता था कि यदि मैं हद से ज़्यादा कोई गुंडागर्दी करूंगा जो कि सैंक्शन नहीं है, कलेक्टर ने मुझे बोला है कि मार पिटाई कर, पर कलेक्टर ने मुझे ये नहीं बोला कि जहाँ जितनी हो उतनी मार पिटाई करी, जितना हो तो पैसा ऐड किया, और यदि मैंने ऐसा काम किया तो ये लोग मुझे ज्यूरी के सामने फेंक देंगे, ज्यूरी मुझे जेल में बंद कर देगी। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफिसर जो ब्रिटेन में थे उनका भी दमन और भ्रष्टाचार थोड़ा कम हो गया 1860 के मुकाबले, और अंग्रेजों के शासन में एक तरह की स्टेबिलिटी आई, एक तरह का जो आम आदमी के साथ उसका जो घर्षण था वो रिलेटिवली कम हो गया। और ये ज्यूरी सिस्टम भारत में 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने ख़त्म की। जवाहरलाल नेहरू और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मिलकर ख़त्म की। सुप्रीम कोर्ट के जज ने ज्यूरी सिस्टम क्यों ख़त्म की? कि उन्होंने देखा कि भाई ज्यूरी है तो जज को पैसा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके रिश्तेदार लोअर कोर्ट में जज का काम करते थे, और यदि ज्यूरी निकल जाती है और फैसला जज के हाथ में, पावर जज के हाथ में आता है, तो जज को ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा पावर मिलेगा, पावर का यूज़ मिसयूज़ जो भी करना है कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी चाहते थे कि ज्यूरी सिस्टम खत्म हो। जवाहरलाल नेहरू ने ज्यूरी सिस्टम क्यों खत्म की? क्योंकि अंदर से जवाहरलाल नेहरू जमींदारों से मिला हुआ था। ऊपर से वो दिखाता था कि वो लैंड रिफॉर्म से मानता है, पर उसने जो लैंड रिफॉर्म्स के कानून बनाए वो इतने दोगले थे। जैसे उसने वेल टैक्स नहीं डाला लैंड पे, वेल टैक्स डाला होता तो बहुत सारे जमींदार अपने आप जमीन बेच के निकल जाते। कानून बनाया होता कि भाई 10 एकड़ जमीन तक कोई टैक्स नहीं, और 10 एकड़ से ज़्यादा है 20 एकड़ तक 1% टैक्स, 20 से 40 एकड़ तक 2% टैक्स। तो जो टैक्स की मार पड़ती उसको, उससे बहुत सारे जमींदार जमीन बेच देते। और नेहरू ने पावर ऑफ अटर्नी का सिस्टम भी खत्म नहीं किया। पावर ऑफ अटर्नी यानी कि मेरे पास मान लो 1000 एकड़ जमीन है और कानून आ गया कि 100 एकड़ रख सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने 10 रिश्तेदारों को लूँगा, हर एक के नाम पे 90-90 एकड़ कर दूंगा, और उनसे मैं नॉन रिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी ले लूँगा कि जब चाहे तब वो नॉन रिवोकेबल पावर, यानी असलियत में मालिक मैं हो गया, और सरकार के चौपड़े पे नाम मेरे रिश्तेदार का है। यानी लैंड सीलिंग एक्ट में पावर ऑफ अटर्नी के द्वारा आसानी से उसको घोल के पी सकते हैं, वो फीचर नेहरू ने चालू रखा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि यदि ये लैंड रिलेटेड ट्रायल यदि ज्यूरी के सामने जाता है, तो मैं एक मान लो 10,000 एकड़ का जमींदार हूँ और 500 किसानों ने क्लेम किया कि भाई इसके पास 10,000 है, चलो जमीन इसकी बांटनी शुरू करो, और 500 ज्यूरी ट्रायल हो गए, हर एक में 10-10 की ज्यूरी आएगी, और वो भी गरीब आदमियों की आएगी, आम आदमियों की आएगी। तो मुझे पहले तो 5,000 की ज्यूरी को रिश्वत देनी पड़ेगी, जबकि जज सिस्टम में मेरा काम आसान हो जाएगा। वो 500 के 500 केस है, वो 2 या 3 जज के पास जाएंगे। तो जमींदार के लिए यदि जमींदारी प्रथा टिकानी हो तो गुंडों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, और गुंडों में भी यही आएगा कि यदि मैं 50 लोगों की पिटाई करवाता हूँ और ज्यूरी में अलग अलग केस गए और 500 लोगों ज्यूरी में आ गए, 500,000 लोग ज्यूरी में आ गए, तो मुझे 1000 लोगों को रिश्वत देनी पड़ेगी मेरे आदमियों को बरी कराने के लिए। लेकिन मैंने 50 आदमियों की पिटाई करवाई, और जज सिस्टम है तो सारे के सारे 50 केस 2 और 3 जज के पास जाएंगे, तो जमींदार हूँ तो मुझे अपने गुंडों को बरी कराने का काम आसान हो गया। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि भाई ये ज्यूरी सिस्टम चलेगी तो जमींदारी खत्म हो जाएगी, और उन्हें हर हाल में जमींदारी सिस्टम को बचाना था, इसलिए उन्होंने ज्यूरी सिस्टम खत्म कर दी। तो उन्होंने नानावटी के केस को एक्सक्यूज बनाया। हकीकत में देखो तो नानावटी के केस में नानावटी किस सेंस में इनोसेंट था कि उस समय ज्यूरी ने ऐसा नहीं कहा कि ये इनोसेंट है, ज्यूरी ने ये सोचा कि इस आदमी को हम कहेंगे कि ये गिल्टी है तो जज इसको फांसी पे चढ़ा देगा। नानावटी ने जो क्राइम किया था, किसी आम आदमी से पूछो तो वो कहेगा कि हाँ क्राइम किया है, कितनी सजा होनी चाहिए? कि भाई फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आदमी नेवी का अफसर था, वो भी करोड़पति, उस समय के करोड़पति व्यक्ति की संतान यदि सेना में जाती है और वो भी नेवी में, तीनों सेना में सबसे ज़्यादा कठिन जिंदगी नेवी की होती है। महीनों तक तुम्हें फैमिली से दूर रहना पड़ता है सबमरीन के अंदर या जहाज के अंदर। तो इस आदमी को, और सामने जो दूसरा केस था आहूजा जो भी उसका नाम हो, वो एकदम कमीना आदमी था, तो उस आदमी को मार दिया तो लोग बोलेंगे अच्छा क्या मार दिया, मेरी ओर से एक गोली और चला देनी थी। तो जो
इस केस में आम आदमी ने जो डिसीजन लिया वो ठीक लिया कि फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए, पर ज्यूरी को ऑप्शन क्या था कि भाई इस आदमी को फांसी देनी या नहीं। ज्यूरी को ये ऑप्शन ही नहीं दिया गया कि आप 5 साल की सज़ा दो, 7 साल की सज़ा दो, 10 साल की सज़ा दो, फांसी की सज़ा दो। मैंने जो ज्यूरी सिस्टम प्रपोज किया उसमें सज़ा ज्यूरी तय करेगी, जज तय नहीं करेगा, क्योंकि जज अधिकतर रिश्वतखोर होते हैं, वो उनके रिश्तेदारों से उनके सांठ-गांठ होती है। तो उस समय इसलिए जो 9 लोग उस समय ज्यूरी में थे, उन्होंने देखा कि यदि हम गिल्टी का जजमेंट देंगे तो जज उसको लटका देगा और इस आदमी को हर हाल में फांसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने नॉट गिल्टी का जजमेंट दिया और अंत में रीट्रायल हुआ। रीट्रायल हुआ तो जज ने उसको फांसी की सजा दी और नेहरू ने उसको बरी कर दिया। तो भाई जब नेहरू ने बरी किया तब वो अच्छा आदमी था, और जहाँ ज्यूरी ने उसको बरी किया तो वो सब गलत आदमी हो गए। नेहरू ने क्यों बरी किया? क्योंकि वो आदमी बहुत सीनियर पोजीशन पर रह चुका था। वो बोलता कि भाई तुम मेरे को फांसी की सजा कैंसिल नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे बहुत सारे भ्रष्टाचार एक्सपोज कर दूंगा पब्लिक में। जो नेवी पे सीनियर पोजीशन पे होता है उसके मंत्रियों की बहुत सारी इधर उधर के कच्चे चिट्ठे उसके पास होते हैं, इसलिए नेहरू को उसको पार्डन देना पड़ा। और दूसरा वो पार्डन के हकदार भी क्यों था कि इसे बोलते हैं कि आदमी आवेश में आकर यदि हत्या करता है किसी की तो फांसी की सजा अधिकतर देशों में नहीं होती। फांसी की सजा कब होती है कि जब आदमी ठंडे कलेजे खून, जो कहते हैं कि एकदम सोच समझ के बिल्कुल ठंडे दिमाग से पैसे के लिए प्लानिंग के साथ मर्डर करता है, तभी उसे फांसी की सजा दी जाती है। तो नाणावटी केस अपने आप में मैं कहूँगा अच्छा केस था कि ज्यूरी ने समझदारी का सबूत दिया कि इस आदमी को फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए, नहीं दी। और ज्यूरी सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत थी कि भाई ज्यूरी के पास पावर होना चाहिए कि 5 साल की सजा, 3 साल की सजा, 7 साल की सजा, 10 साल की सजा या फांसी की सजा। तो ज्यूरी ने उसे 5-7 साल की जेल की सजा दे दी होती। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का मोटिव क्या था और सुप्रीम कोर्ट के जजों का मोटिव क्या था कि उन्हें हर हाल में ज्यूरी सिस्टम खत्म करनी थी। उन्होंने इस केस को लेकर ज्यूरी सिस्टम खत्म कर दी। अब हम ज्यूरी सिस्टम का ग्लोबल ओवरव्यू लेते हैं। तो कौन कौन से देशों में ज्यूरी सिस्टम है? मैं दुनिया के एक कोने से शुरू करता हूँ। कनाडा में ज्यूरी सिस्टम है, अमेरिका में ज्यूरी सिस्टम है, और बाकी लैटिन अमेरिकन सिस्टम में कहीं भी नहीं है, मैक्सिको वगैरह कहीं ज्यूरी सिस्टम नहीं है। तो कनाडा, अमेरिका, उसके बाद स्पेन में ज्यूरी सिस्टम है, पोर्टुगल में है, ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, स्कैंडिनेविया के 4 देशों में, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड्स 4 देशों में है। उसके बाद इटली में ज्यूरी सिस्टम है, और रशिया में 90 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से कुछ 15 डिस्ट्रिक्ट में ज्यूरी सिस्टम है और बाकी में जान लाने की मांग चल रही है। अफ्रीका में कहीं ज्यूरी सिस्टम नहीं है। भारत में ज्यूरी सिस्टम थी, ख़त्म कर दी गई। और ऑस्ट्रेलिया में ज्यूरी सिस्टम है, न्यूजीलैंड में ज्यूरी सिस्टम है। जापान में ज्यूरी सिस्टम लाई गई 2010 की साल से। उन्होंने भी देखा कि भाई जज सिस्टम में बहुत भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद चलता है। जापान की सोसाइटी इस तरह की है कि लोगों ने गालियाँ नहीं दी, और न्यायाधीशों में भी देखा कि भाई गालियाँ दे, लोग गालियाँ दे उससे पहले ही सुधर जाओ। तो वहाँ ज्यूरी सिस्टम आई, लोगों ने मांग की और जुडिशरी ने विरोध भी नहीं किया। और चीन में भी अभी ज्यूरी सिस्टम आ रही है। चीन में ज्यूरी सिस्टम काफ़ी कंस्टेंट है, ये बहुत ही कमज़ोर ज्यूरी सिस्टम है। उसे अमेरिका की तुलना में तो बिल्कुल वीक ज्यूरी सिस्टम है। पर फिर भी उन्होंने क्यों ज्यूरी सिस्टम लाई? थोड़ी तो थोड़ी कि उन्होंने देखा कि भाई जुडिशरी के जो करप्शन का और नेपोटिज्म का प्रॉब्लम है वो अनकंट्रोलेबल है। दुनिया में आज तक कोई भी आदमी ये सॉल्यूशन नहीं दे पाया कि जज सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए। जज सिस्टम हैज़ टू बी एंडेड, इट कैन नॉट बी मैंडेड। वो यूटोपियन जज का जो कंसेप्ट है कि एक ऐसा ईमानदार जज आएगा जो अपने रिश्तेदारों को फेवर नहीं करेगा, अपने दोस्तों को फेवर नहीं करेगा, वो रिश्वत नहीं लेगा, मतलब ऐसा दुर्योधन, ऐसा धृतराष्ट्र आएगा जो कि कभी दुर्योधन की फेवर नहीं करेगा। ऐसी जुडिशरी, मतलब 1000 में से 1-2 जज ऐसे मिल जाएंगे, होंगे, मैं मना नहीं करता, पर इस तरह से एक्सपेक्ट करना कि 1000 में से मेजोरिटी यानी 700, 800, 900 जज ऐसे होंगे, ये यूटोपियन कंसेप्ट है, बेवकूफ़ी। यूटोपिया शब्द का अर्थ होता है बेवकूफ़। ये बेवकूफ़ी वाली बात है, मुमकिन नहीं। इसलिए चाइना में भी अब ज्यूरी सिस्टम आ रहा है। और आप देखो, यही देश है जहाँ पे क्राइम कम है, डेवलपमेंट ज़्यादा है, करप्शन कम है। कि मैंने आपको देश गिनाया, फिर से गिनाता हूँ। कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, पोर्टुगल, फ्रांस, जर्मनी, इटली, और 4 लैटिन अमेरिकन कंट्री, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और जापान, और अब चीन में धीरे धीरे ज्यूरी सिस्टम आ रही है। हांगकांग में भी ज्यूरी सिस्टम है। हांगकांग में भी अंग्रेजों ने ज्यूरी सिस्टम इसलिए रखी कि अंग्रेजों देखते थे कि यदि सारा पावर हमने यदि हमारे अफसरों को दे दिया
तो अफसर है वो लोगों को लूट लेंगे, हमारी बदनामी होगी, हमें हांगकांग छोड़ना पड़ेगा। अब इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो है उसमें उन्होंने हांगकांग का एग्जांपल दिया कि हांगकांग में लोकपाल आया, करप्शन कम हो गया। भाई हांगकांग में करप्शन इसलिए कम हो गया क्योंकि वहाँ जूरी सिस्टम है, वहाँ पे जूरी ने लोगों को जेल में भेजना शुरू किया, इसलिए वहाँ पे करप्शन कम हुआ। और ऐसा नहीं है कि लोकपाल तो फिलीपींस में भी है, वहाँ क्यों करप्शन कम नहीं हो रहा? ऊपर से फिलीपींस में तो करप्शन इंडिया से ज़्यादा है, बहुत सारे देशों का लिस्ट देख लीजिए वहाँ पे लोकपाल है। और आप साफ साफ देख सकते हैं कि आप अक्सर जो कल्चर की बात करते हैं कि करप्शन कल्चर में, तो आप मैक्सिको में जाइए, मैक्सिको में पुलिस है वो मार पिटाई करती है, पैसा लूट लेगी, सब कुछ, जो मतलब गुंडे और पुलिस में वहाँ कोई फ़र्क नहीं है। और मैक्सिको से आप कार से शुरू कीजिए और जैसे ही बॉर्डर क्रॉस होगी दूसरी तरफ टेक्सास है, तो वहाँ पे ऐसे इस तरह के आपको कोई क्राइम्स नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि बॉर्डर का कल्चर का मतलब होता है कंटिन्यूटी। चलो आज कंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन आज से 150 साल पहले तो कंटिन्यूटी थी। एक ज़माने टेक्सास भी मैक्सिको का हिस्सा था। तो जहाँ पे जूरी सिस्टम आई वहाँ पे महीने 2 महीने में करप्शन कम हो जाता, क्राइम कम हो जाता है। तो कल्चर तो वही था जो 1.5 महीने पहले था, कल्चर तो 1.5-2 महीने में बदल नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है, ये क्राइम और करप्शन का जो प्रॉब्लम है वो व्यवस्था पे डिपेंड करता है। यदि व्यवस्था इस तरह की है कि गुंडा है वो आसानी से जज के साथ साठगांठ बना सकता है और उसके द्वारा वो खुद को और अपने सारे गैंग मेंबर को एक के बाद एक रिहा कर सकता है, तो वहाँ पे क्राइम ज़्यादा होगा, करप्शन ज़्यादा होगा। अब जो मैंने आपको जूरी के बारे में हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन दी, तो इंडिया में भी जूरी सिस्टम ला सकते हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, जो 6 साल चली उसमें किसी ने नहीं बोला था कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। और यदि जज बोलता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है तो राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जज है निकाल दो नौकरी से उसको, ऐसे जज को लाओ कि जो जजमेंट दे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। और राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज है वो तो बहुत सारे वकीलों को मैंने दिखाया, आप भी दिखा सकते हैं, किसी भी वकील को वो पढ़ने से ही मना कर देंगे। लेकिन यदि गलती से पढ़ लिया तो उसमें से कोई गलती नहीं निकाल पाएंगे कि इसमें से कौन सा क्लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब जो मैंने जूरी सिस्टम का प्रपोजल दिया है उसमें कुछ कुछ केस में, मर्डर के केस में, बलात्कार के केस में, छेड़खानी के केस में, सेक्सुअल हैरेसमेंट जो ऑफिस वगैरह में होता है उस केस में ज्यूरी को पावर दिया है कि वो नार्को टेस्ट ले सके पब्लिक में, यदि उन्हें लगे कि भाई इस केस में कुछ सच्चाई है। बहुत सारे केस है कि जिसमें सबूत मिलना, मटेरियल सबूत मिलना मुश्किल होता है कि विटनेस कहाँ से मिलेगा, छेड़खानी का केस हो या उसमें विटनेस कहाँ से मिलेगा। और इसी तरह से ये जो केस है सूदखोरी के केस, कि जो सूदखोर होते हैं वो महीने के 10% इंटरेस्ट लेते हैं, महीने के, साल के नहीं, महीने का 10% यानी साल का 100%, 120% इंटरेस्ट हो गया। तो वो भी पूरा कैश ट्रांजैक्शन होता है, सबूत तो होता नहीं है। लेकिन यदि नार्को टेस्ट लो उस सूदखोर का तो फटाफट सबूत निकलेंगे कि उसने 1-2 नहीं 100-200 आदमियों से इतना ही सूदखोरी लेके उनको एकदम कंगाल बना दिया और आत्महत्या के पॉइंट पे पहुंचा दिया। और अक्सर लोग आत्महत्या कर भी बैठते हैं। तो ऐसे केस में नार्को टेस्ट के द्वारा और सबूत ले सकते हैं। और जज के पास नार्को टेस्ट का पावर हो तो कितना मिसयूज होता है कि हमारे यहाँ नार्को टेस्ट लेना है या नहीं लेना जज के पास, जज डिसाइड करता है। तो जज ने क्या डिसाइड किया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कि जो आरोपी है एक्यूज्ड, उसकी परमिशन के बिना नार्को टेस्ट नहीं होगा। यानी कि कसम जैसा आदमी आता है 100-200 को उड़ा देता है तो भी उसकी परमिशन के बिना नार्को टेस्ट नहीं हो सकता। जो कसम का नार्को टेस्ट हुआ वो ये जजमेंट आने के 4 महीने पहले हुआ था, वरना यदि ये जजमेंट 4 महीने पहले आया आता तो कसब का भी नार्को टेस्ट नहीं होता। यानी कसब हो या हसन अली हो या ए राजा हो, ये जो एक्यूज्ड है उनके परमिशन के बिना नार्को टेस्ट नहीं लेना चाहिए, ऐसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं। 3 जज ने जजमेंट दिया था और जो एग्जिस्टिंग जज है सुप्रीम कोर्ट के जज है वो भी उसको कायम रखना चाहते हैं। उन्होंने इस जजमेंट के पास पावर है, कापड़िया के पास पावर है कि वो इस जजमेंट को रिवर्स कर सके 5 जज की बेंच बिठा के, पर वो इस जजमेंट को रिवर्स करने की कोई उसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। वो भी कहते हैं कि नहीं, एक्यूज की परमिशन के बिना नार्को टेस्ट नहीं हो जाए। तो ये कसब है या हसन अली है या जो भी भ्रष्ट लोग हैं, ए राजा हो या सुरपंखा गांधी हो या ये कलमड़ी, तो ये क्या भ्रष्ट लोग ऐसा कहेंगे कि हाँ मेरा नार्को टेस्ट लो। तो मैंने जो प्रोसीजर प्रपोज की उसमें नार्को टेस्ट बाय मेजोरिटी अप्रूवल है और दूसरा नार्को टेस्ट बाय ज्यूरी है।
अब आएगा, अक्सर मुझे कानून के विद्यार्थी मिलते हैं, पॉलिटिकल साइंस में BA MA किए वो मिलते हैं, तो बोलते हैं कि भाई राइट टू रिकॉल जुडिशरी पे कैसे पॉसिबल है। मैंने बोला कि भाई अमेरिका में है राइट टू रिकॉल, तो क्या राइट टू रिकॉल में जुडिशरी में कहा? मैंने कहा है, अमेरिका में राइट टू रिकॉल गवर्नर है, राइट टू रिकॉल हाई कोर्ट चीफ जज है, टेक्सास में है, कैलिफोर्निया में है, कुछ 10 राज्यों में है, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट जज वहाँ प्रैक्टिकली हर एक जिले में है। तो पहले मेरे सामने देखते हैं कि भाई ये बात तो हमको पता ही नहीं हमारे पाठ्य पुस्तक लिखने वालों ने। तो ये पाठ्य पुस्तक लिखने वाले हैं वो चोर उचके बदमाश से कम नहीं होते, मैं उसे टेक्स्ट बुक माफिया बोलता हूँ। पाठ्य पुस्तक लिखने वाला जो बुद्धिजीवी होता है वो क्या सोचता है कि यदि मैंने पाठ्य पुस्तक में जूरी सिस्टम के बारे में लिखा या राइट टू रिकॉल के बारे में लिखा तो मुझे टेक्स्ट बुक की पैनल में से मिनिस्टर निकाल देगा। और दूसरा, जो उसको ग्रांट मिलती है, वो अधिकतर आप टेक्स्ट बुक लिखने वाले देखो ना तो किसी न किसी NGO से जुड़े होंगे, उसको अमीरों से ग्रांट मिलती है। तो मैं टेक्स्ट बुक में ये बात लिखूंगा, राइट टू रिकॉल हाई कोर्ट चीफ जज, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट जज या तो ज्यूरी सिस्टम, तो वो ग्रांट भी मेरी बंद कर देंगे। तो उस आदमी को टेक्स्ट बुक ऐसी लिखनी होती है ताकि अमीरों से या तो जो मिनिस्टर वगैरह है उससे उसकी एमिकेबल रिलेशन, उसका संबंध अच्छा बना रहे। इसलिए भारत की एक भी कानून की टेक्स्ट बुक में या पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक में या सिलेबस में आपको ज्यूरी सिस्टम या राइट टू रिकॉल जज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जो कुबुद्धिजीवी है, यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के HOD वगैरह, वो चाहते ही नहीं है कि विद्यार्थियों तक ये माहिती जाए। मैं यहाँ तक उन्हें कहा कि आप बोलते हैं कि ये चीज़ बकवास है तो लिखो टेक्स्ट बुक में कि भाई अमेरिका में ज्यूरी सिस्टम है, और लिखो कि ज्यूरी सिस्टम बकवास है, गलत है ज्यूरी सिस्टम। आपको अपना ओपिनियन रखना हो तो रखो, पर ये इन्फॉर्मेशन सप्रेस क्यों कर रहे हो कि विद्यार्थियों को तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं जानी चाहिए कि अमेरिका में ज्यूरी सिस्टम है, विद्यार्थियों को तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं जानी चाहिए कि भाई अमेरिका में राइट टू रिकॉल हाई कोर्ट चीफ जज है। क्यों? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि 99% लोग तो जो मुझे मिले वो इसको अप्रिशिएट करते हैं कि ये सच होना ही चाहिए। ये क्या कि एक जज आके चढ़ बैठा, हम 100 करोड़ आदमियों के पास, होता कौन है कहने वाला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल और ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और बोलने वाला। भाई आज का यूथ है वो इस तरह का डोसाइल यूथ नहीं है कि जितने चाहे उतने डंडे मारे और हाँ में हाँ मिलाता जाए। तो ज्यूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल, ये कंसेप्ट उनको अपील करते हैं, इसलिए उनको इन्फॉर्मेशन ही ना दिया जाए। इसलिए पाठ्य पुस्तक लिखने वाले जो बुद्धिजीव है वो उसे स्कूल में या उसके कॉलेजों के पाठ्य पुस्तक में लिखते ही नहीं है। दूसरा, जो TV चैनल वगैरह है वो तो आप जानते ही, एवरी न्यूज़ इज़ अ पेड न्यूज़, एवरी एडिटोरियल इज़ अ पेड एडिटोरियल, एवरी कॉलमिस्ट इज़ अ पेड कॉलमिस्ट। तो जो कॉलम लिखने वाले भी बुद्धिजीवी है, फिर वो अरुण शौरी हो या तो ये अंकलेश्वरी है, जितने भी कॉलमिस्ट है वो भी पब्लिक को राइट टू रिकॉल जज जो अमेरिका में है या दूसरे देशों में है और ज्यूरी सिस्टम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, क्योंकि वो देखते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन यदि उन्हें कार्यकर्ताओं को और पब्लिक में देनी शुरू की तो अमीर आदमी जो उसके कॉलम के को सब्सिडाइज कर रहा है वो बंद करा देगा। ये कॉलम का इकोनॉमिक्स क्या होता है कि मान लो मुझे अखबार में कॉलम चाहिए तो अखबार का मालिक बोलता है कि भाई इतना कॉलम है वो छाप दूंगा, पर बदले में तो मुझे इतनी एडवर्टाइजमेंट ला के दे। तो या तो मुझे इतनी एडवर्टाइजमेंट ला के देनी पड़ेगी, या तो मेरा कोई इंडस्ट्री में कोई आका हो, मास्टर हो मेरा, या तो मेरा गॉडफादर हो, वो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कि अखबार वालों को करोड़ों की एडवर्टाइज दे रहा है हर साल की। तो इंडस्ट्रियलिस्ट उस अखबार के मालिक को या TV चैनल वाले को फ़ोन करेगा कि भाई ये मेरा आदमी है, मेरा ही चमचा है, इसका कॉलम तुम कल से शुरू कर दो। तो ये कॉलम का इकोनॉमिक्स होता है। एवरी कॉलम इज़ अ पेड कॉलम, कि वो कॉलमिस्ट का यदि कोई इंडस्ट्री में गॉडफादर या आका नहीं है तो उसका कॉलम है वो बंद हो जाएगा। तो उसको अपने गॉडफादर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है उसकी लिमिट में रह कर लिखना होता है। तो देश में अमीर आदमी, कोई देश में, अमेरिका के अमीर आदमी भी नहीं चाहते कि ज्यूरी सिस्टम हो। अमेरिका में भी जो बड़े नेता है, प्रेसिडेंट लेवल के, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, वो नहीं चाहते कि ज्यूरी सिस्टम हो, क्योंकि ज्यूरी है वो आम आदमी है, वो उनकी सत्ता में कटौती लाती है, बुरी सत्ता में, अच्छी सत्ता में नहीं। उनको गलत काम करने होते हैं तो ज्यूरी उनके रास्ते में रोड़े अटका सकती है। इसलिए वो जो कॉलमिस्ट है अखबार में वो भी कभी ज्यूरी सिस्टम के बारे में नहीं लिखेंगे। मैं पिछले 12 सालों से ज्यूरी सिस्टम का प्रचार करता हूँ, तो अधिकतर हाईली लिटरेट लोग जो कि अखबार का पूरा कॉलम पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स मतलब जो एमिनेंट इंटेलेक्चुअल जो बोलते हैं, एमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स बुक लिखते हैं, वो बुक पढ़ते हैं, वो भी बोलते हैं कि भाई हमें ज्यूरी सिस्टम का जे भी पता नहीं था, हमें पता भी नहीं था कि भाई दुनिया में, एक ब्रह्मांड में ऐसे देश है जहाँ पे जजमेंट जज नहीं देता, पब्लिक देती है। मैंने कहा देती इतना नहीं, पिछले 250 साल से अमेरिका में ज्यूरी सिस्टम चल रही है और इसलिए अमेरिका इतना मजबूत देश बना है। अब आप
और आपको, आप ये भी देखिए, आपको अभी भी कोई भी कानून की किताब ले लो, कोई भी वकील से बात करो, या तो कोई जज से बात, जो कानून की किताब जिसने पढ़ी हो, लिखी हो, या तो उसके टच में आता हो, उससे पूछिए कि भाई आपकी किताब में कभी भी जूरी सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा। एमए पॉलिटिकल साइंस वाले को पूछियो कि आपने राइट टू रिकॉल जज अमेरिका में है उसके बारे में डिटेल में पढ़ा। बीए पॉलिटिकल साइंस वालों को तो कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि उनको एक कंपैरेटिव गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव गवर्नमेंट में सब्जेक्ट का सिलेबस ही है कि अलग अलग देशों की गवर्नमेंट को कंपेयर किया जाए। तो जब अमेरिका और इंडिया की गवर्नमेंट का कंपैरिजन आता है तो उसमें जूरी सिस्टम नहीं होती, उसमें राइट टू रिकॉल नहीं होता, बस ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, बस बात खत्म। एक ही पॉइंट पे वो लोग बात खत्म कर देते हैं कि भाई यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। पर अमेरिका में जो जुडिशरी में मौलिक फर्क है कि जजमेंट वहाँ पे सिटीजन देते हैं, यहाँ पे जजमेंट जज देता है, जज है उसका नेक्सस बन जाता है, वो अपने रिश्तेदारों को फेवर करता है, वो पॉइंट नहीं आता। अब जज सिस्टम से कास्टिज्म कैसे बढ़ता है कि मान लो मैं जज हूँ और मुझे बोला कि भाई जजमेंट देने हैं, तो मैंने अपने रिश्तेदार वकीलों के फेवर में जजमेंट देने शुरू कर दिए, एक के बाद एक के बाद एक। अब मेरे रिश्तेदार कौन होंगे? भाई मैं बनिया हूँ, तो मेरे रिश्तेदारों में अधिकतर बनिया ही होंगे, दो चार शायद एक दो ब्राह्मण पटेल आ जाए। तो सोसाइटी में क्या परसेप्शन आएगा कि मैं कास्टिस्ट हूँ? असल में मैं कास्टिस्ट नहीं हूँ, गरीब बनिया आया तो थप्पड़ मार के भगा दूंगा। कास्टिज्म नहीं होता, ऐसा नहीं है कि जज है वो कास्टिस्ट है, या कोई भी अफसर, मिनिस्टर हो या जज हो या आईएएस आईपीएस हो, वो कास्टिस्ट नहीं होता। उसकी कास्ट का कोई गरीब आदमी आएगा तो दो थप्पड़ मार के भगा देगा। पर वो नेपोटिक होता है, वो यारों दोस्तों को फेवर करता है, अपने दोस्तों को, और उसके दोस्तों में अधिकतर उसके कास्ट के होना स्वाभाविक है। और इससे सोसाइटी में कास्ट का कंसेप्शन क्रिएट होता है, और पूरी सोसाइटी में कास्टिज्म का परसेप्शन आने की वजह से एक आम अपर कास्ट के आदमी और आम लोअर कास्ट के आदमी भी दुश्मनी हो जाती है। तो ये नेपोटिज्म है जो कास्टिज्म के परसेप्शन को मजबूत बनाता है और कास्टिज्म की समस्या को मजबूत बनाता है। और नेपोटिज्म कैसे खत्म किया जाए अदालत के अंदर जो है, एक तो रिक्रूटमेंट बाय रिटन एग्जाम ओनली, रिक्रूटमेंट बाय रिटन एग्जाम ओनली, यानी कि इंटरव्यू होना ही नहीं चाहिए, और ये जूरी सिस्टम। अब दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टी है या ग्रुप है, उनका राइट टू रिकॉल या जूरी सिस्टम के बारे में क्या मानना है? जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, सीपीएम है, आज़ादी बचाओ आंदोलन में एक राजीव दीक्षित जी राइट टू रिकॉल के समर्थक थे, लेकिन आज़ादी बचाओ आंदोलन में राजीव दीक्षित के सिवा सारे सर से पांव तक हमेशा राइट टू रिकॉल के विरोधी रहे। आरएसएस, फिर ये कांग्रेस, सीपीएम, मायावती, समाजवादी दल, ये सब जूरी प्रथा के विरोधी हैं और राइट टू रिकॉल के विरोधी हैं, सब एक से बढ़कर एक। वो अपने कार्यकर्ताओं को आदेश देते हैं कि राइट टू रिकॉल का प्रचार बंद करो, ज्यूरी सिस्टम का प्रचार बंद करो। आपको विश्वास नहीं होता तो आप उनको फोन करके पूछ लीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी भी राइट टू रिकॉल जज के विरोधी है, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज का उन्होंने विरोध किया, राइट टू रिकॉल हाईकोर्ट चीफ जज का आप उनको फोन करके पूछ सकते हैं। अब अक्सर ये बात कही जाती है कि नहीं, अच्छे आदमी लाओ जो पुराने जमाने में सतयुग में हुआ करते थे या द्वापर युग में हुआ करते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे आदमी है, सिस्टम का इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मैं आपको ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ हस्तिनापुर का केस सुनाऊं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ हस्तिनापुर में उस समय चीफ जस्टिस थे जस्टिस धृतराष्ट्र, और नेपोटिज्म उस समय भी था जुडिशरी में कि उनका लड़का ही क्राउन चीफ जस्टिस था, मतलब कि उनके मरने के बाद वो क्राउन चीफ जस्टिस दुर्योधन। तो भाई सुप्रीम कोर्ट होता है देश के काम के लिए, वहाँ उन्होंने जुए खेलने शुरू कर दिए। जुआ खेलना है तो क्लब में जाकर खेलो, सुप्रीम कोर्ट में खेलते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ हस्तिनापुर में वहाँ जुआ खेलना शुरू कर दिया, और जस्टिस दुर्योधन और उसके सामने दूसरे राज्य के जस्टिस युधिष्ठिर जुआ खेल रहे थे। और बाकी जब द्रौपदी की वहाँ पे पब्लिक में जो छेड़खानी हुई, तो आप देखिए उस समय प्रोफेसर डॉक्टर द्रोणाचार्य सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने जस्टिस दुर्योधन को सपोर्ट किया, विरोध नहीं किया। आप महाभारत पढ़ लीजिए, प्रोफेसर डॉक्टर वेदव्यास ने जो महाभारत लिखी आप पढ़ लीजिए। प्रोफेसर डॉक्टर द्रोणाचार्य ने कोई विरोध नहीं किया, कुछ नहीं तो कम से कम वो रेजिग्नेशन की धमकी तो दे सकते थे कि भाई मैं उनके पास हथियार भी थे, वो मार पिटाई की धमकी भी दे सकते थे, सारे हथियारों का ज्ञान था, ब्रह्मास्त्र से लेके
छोटे मोटे तीर से लेके ब्रह्मास्त्र तक सारे, वो दुर्योधन को मार पिटाई की धमकी भी दे सकते हैं कि भाई द्रौपदी को छोड़ दो वरना मैं ब्रह्मास्त्र चला दूंगा। पर प्रोफेसर डॉक्टर द्रोणाचार्य देखते रहे, उन्होंने दुर्योधन को इनडायरेक्टली सपोर्ट दिया। जस्टिस धृतराष्ट्र ने भी अंदर से सपोर्ट किया, कोई विरोध नहीं किया। जस्टिस भीष्म भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने भी जस्टिस दुर्योधन का कोई विरोध नहीं किया। और वो को सारे बुद्धिजीवी उस समय जो वहां पे थे उन्होंने क्या देखा कि भाई द्रौपदी अब तो आम नागरिक है, क्योंकि वो दासी बन चुकी थी, मतलब गुजराती में बोले तो टूटी गई पार्टी, कि अब पहले वो अमीर घराने से थी लेकिन वो सब राजपाट हार चुके थे, अब इस आम नागरिक का हमें क्यों साइड लेना। यानी मेरा पॉइंट क्या है कि जब न्यायाधीश, यदि जस्टिस दुर्योधन या तो जस्टिस धृतराष्ट्र या कोई भी जज जब किसी आम आदमी की छेड़खानी करेगा, उसको लूटेगा या दमन करेगा, तो जितने भी बुद्धिजीवी है वो जस्टिस को सपोर्ट करेंगे, आम आदमी को सपोर्ट नहीं करेंगे। और वो आप प्रोफेसर डॉक्टर द्रोणाचार्य के स्टैंड से देख सकते हो। क्यों उन्होंने सपोर्ट किया, यह भी देखने की बात है कि प्रोफेसर डॉक्टर द्रोणाचार्य ने क्यों जस्टिस दुर्योधन को सपोर्ट किया। कि एक तो वो हस्तिनापुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। जितने भी बुद्धिजीवी होते हैं आप देखो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पोजीशन से या प्राइवेट पोजीशन से जुड़े होते हैं। उन्होंने देखा कि उसने मेरे को यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नौकरी से निकाल दिया तो मेरी आमदनी कम हो जाएगी, साथ में वो हो सकता है सेल्फ फाइनेंस कॉलेज भी चला रहे हो, साइड में ट्यूशन क्लास भी चला रहे हो। और उनके सामने वो एकलव्य की फाइल थी, उन्होंने जो एकलव्य का अंगूठा कटवाया उसमें दलित एट्रोसिटी का केस हो सकता था, और एकलव्य की उम्र 18 साल से कम थी, यानी वो माइनर था, और माँ बाप को बुलाए बिना उसने ये किया तो चाइल्ड एट्रोसिटी का केस भी हो सकता था। तो प्रोफेसर डॉक्टर द्रोणाचार्य डर गए कि यदि मैंने जस्टिस दुर्योधन का विरोध किया और जस्टिस दुर्योधन ने वो एकलव्य की फाइल खोल दी तो बेकार में मेरे को 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। इसलिए सारे बुद्धिजीवी होते हैं वो हमेशा बड़े आदमियों की साइड लेते हैं, वो कोई आम नागरिक के लिए नहीं आता। और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ हस्तिनापुर में जो ये छेड़खानी का केस बना उससे स्पष्ट साबित होता है। इसलिए यदि आम नागरिक को अदालत सुधारनी है तो उसे बुद्धिजीवियों को साफ साफ मानना चाहिए कि एक भी बुद्धिजीवी तुम्हारे काम नहीं आएगा। सोसाइटी का प्रोफेसर हो या जर्नलिस्ट हो या गवर्नमेंट का आदमी हो, 1-2% अच्छे होंगे, वो मैं नहीं मना करता, 1-2% उनमें भी अच्छे होते हैं, पर 2-3% लिमिट हो गई। एक भी बुद्धिजीवी तुम्हें ये अदालत सुधारने के काम में नहीं आएगा। जो काम अदालत सुधारने का है वो हम आम आदमियों को ही करना है, वो हम कार्यकर्ता को ही करना है, कोई नेता अधिकारी बुद्धिजीवी तुम्हें इस काम में नहीं आएगा। अब जुडिशरी का जो वर्तमान जुडिशरी का रवैया क्या है कि कोई आदमी जुडिशरी के भ्रष्टाचार के बारे में बोलता है तो उसे कितना परेशान किया जाता है कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था, उसने पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में, सारे राज्यों में नहीं, अलग अलग राज्यों में, कुछ 12 राज्यों में उसने सर्वे लिया। उसने लोगों से पूछा कि भाई पुलिस के भ्रष्टाचार के बारे में आपका क्या रवैया, क्या ओपिनियन है, जुडिशरी के भ्रष्टाचार के बारे में क्या है, हॉस्पिटल के बारे में, सबके बारे में उसने पूछा। तो जुडिशरी उसमें दूसरे नंबर पे आई। तो मैं तो बोलता हूँ जो मूर्ति पूजक है, मूर्ति पूजक यानी हमारे बुद्धिजीवी मूर्ति पूजक है, मूर्ति पूजक यानी न्याय मूर्ति पूजक, न्याय मूर्ति की पूजा करने वाले बुद्धिजीवी है, वो न्याय मूर्ति को भगवान मानते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि भाई तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारे लड़के 2nd नंबर पे पास हुए, गाँव में पेड़े बांटो। तो जुडिशरी का तो उसने जो सर्वे लिया था, सर्वे का उसने रिपोर्ट पब्लिश किया कि भाई आम आदमी कहते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा करप्ट डिपार्टमेंट पुलिस है और दूसरे नंबर पे जुडिशरी आती है। तो वो आर्मी ऑफिसर दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर के कोर्ट ने कंटेम्प्ट का नोटिस निकाला। मतलब देखो यहाँ साफ साफ दिखता है मोटिव ऑफ द जज कि उस आदमी को परेशान करना है। भाई उस आदमी, वो कोई क्रिमिनल तो है नहीं, वो दिल्ली में है, वो जम्मू कश्मीर गया नहीं है, जम्मू कश्मीर में वो सर्वे ले नहीं पाया था, ले नहीं पाया था, और वो दिल्ली में है। तो दिल्ली में कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है जहां उसके सामने केस चला जाए। क्यों उसको जम्मू कश्मीर धक्का खिला रहे हो? वो हैरेसमेंट का केस है कि कोई भी आदमी जुडिशरी के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने की कोशिश करता है तो जुडिशरी उसे सर से पांव तक हैरेस करती है, प्रताड़ित करती है कि भाई चुप रह तू, खबरदार तूने जुडिशरी के करप्शन या नेपोटिज्म के बारे में कुछ बोला। अब जो बाकी मैंने आपको बताया जूरी सिस्टम के बारे में, कुछ और छोटे पॉइंट है कि कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए वेल्थ टैक्स जरूरी है ताकि कोर्ट के पास पैसा आए। फिर 1 लाख अदालतों की ज़रूरत है,
अभी हिंदुस्तान में कुछ 18,000 जितने अदालत है और 3 करोड़ केस है। यदि 3 करोड़ केस को 3 साल में निपटाना है, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया। 3 करोड़ केस मान लो 3 साल में निपटाने हैं, यानी कि 1 करोड़ केस 1 साल में निपटाने हैं। अब एक अदालत मान लो 100 जजमेंट भी देती है, तो इसका मतलब हमें 1 लाख अदालत चाहिए, और 1 लाख अदालत के लिए इतना स्टाफ चाहिए और इतना मतलब समन्स भेजने के लिए कांस्टेबल चाहिए। और भी सिस्टम शुरू करने पड़ेंगे कि कोई भी आदमी है वो अपने आप को रजिस्टर करे कि भाई मैं अपना समन्स वेबसाइट से डाउनलोड कर लूँगा या ईमेल से भेज सकते हो, तो उसको समन्स ईमेल से भेजा जाए। उसका फ़ायदा क्या है कि यदि मैं अपने आप को रजिस्टर करता हूँ तो लोग मुझसे बिजनेस करने को तैयार होंगे कि भाई ये आदमी यदि क्राइम करता है तो चलो मेरे को समन्स भेजने होंगे, तो कोर्ट इसको ईमेल से भेज देगी। तो कभी कभी समन्स पहुँचने में 1 साल निकल जाता है। बहुत सारे अदालत में ऐसे ऐसे केस है जो कि 1 साल 2 साल तक पड़े हुए हैं और आदमी को अभी तक समन्स नहीं भेज पाए, और उसका कारण जज का भ्रष्टाचार हो, पुलिस का भ्रष्टाचार हो, जो पर वो प्रॉब्लम है वो ये कि समन्स ईमेल से भेजे जाए, उस प्रकार की व्यवस्था से कम हो सकती है। दूसरा जो मेरा सजेशन है, जो सारे बुद्धिजीवियों को करंट देता है, वो है कि कानून का विषय 5th क्लास से पढ़ाना चाहिए। जब भी माँ बाप एग्री, माँ बाप बोले 6th क्लास है तो 6th क्लास से, माँ बाप बोले 10th क्लास है तो 10th क्लास से, माँ बाप से झगड़ा नहीं करना है। पर माँ बाप बोले कि भाई मेरे लड़के को 1st स्टैंडर्ड से कानून सिखाओ या 5th स्टैंडर्ड से कानून सिखाओ, तो उसे 5th स्टैंडर्ड से कानून सिखाना चाहिए। सारे बुद्धिजीवी या कुबुद्धिजीवी इसके विरोधी है कि नहीं, आम नागरिक को कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं देनी चाहिए। LLB में तो देनी पड़ेगी क्योंकि वकील चाहिए कोर्ट चलाने के लिए, इसलिए देनी पड़ेगी, इसलिए LLB में कानून सिखाओ। लेकिन वो 12th के लड़के को भी बोलते हैं कि कानून नहीं सिखाना चाहिए। कॉलेज में जो BA BCom BSc BE BTech कर रहे हैं उनको भी कानून नहीं सिखाना चाहिए। तो ये कुबुद्धिजीवियों की आज की नहीं 100 साल पुरानी रीत रही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी, मैं उन्हें कमीना आदमी मानता हूँ रविंद्रनाथ टैगोर, जो जनगण गण है वो उसने नोबेल प्राइज चाहिए था, इसलिए उसने शहंशाह की तारीफ में लिखा कि तुम हमारे भगवान हो, तुम्हारी वजह से हिंदुस्तान उठ के तुम्हारा आशीर्वाद मांगता है वगैरह। जो उसने गाना लिखा था, जनगण बैन होना चाहिए, गवर्नमेंट प्लेस पे बैन कर देना चाहिए और उसकी जगह वंदे मातरम को हमारा राष्ट्रगीत रखना चाहिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी शांति निकेतन में कानून के विषय पे पाबंदी लगा रखी थी कि विद्यार्थियों को कानून का शिक्षण नहीं मिलेगा। और आज के बुद्धिजीवी भी यही बोलते हैं कि विद्यार्थी को कम से कम गणित सिखाओ, कम से कम विज्ञान सिखाओ, कम से कम इंजीनियरिंग, हथियार चलाने का तो शिक्षण देना ही नहीं चाहिए। नेल कटर चलाने का शिक्षण दिया बहुत हो गया, और कानून का शिक्षण भी नहीं देना चाहिए कि उनको पता नहीं चलना चाहिए कि IPC क्या होता है, बेल किसे कहते हैं, जज किसे कहते हैं, मैजिस्ट्रेट और जज में क्या फ़र्क है, पुलिस के क्या पावर होते हैं, एविडेंस सेट क्या होता है, ये कोई भी जानकारी आम नागरिक तक नहीं होनी चाहिए। और मेरा सजेशन है कि कानून का एजुकेशन 5th स्टैंडर्ड से होना चाहिए। और जितने आप MP से मिलोगे तो जो MP ऑपोजिशन में है वो लो एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो जब पावर में थे तब उन्होंने ये कुछ नहीं किया। जैसे कि मैंने अहमदाबाद में सुब्रमण्य स्वामी की स्पीच सुनी थी, तो उन्होंने बोला था कि कानून का एजुकेशन स्कूल से शुरू होना चाहिए। तो मैंने बोला कि भाई आप 1977 में मिनिस्टर रह चुके, उसके बाद 1989-99 में दोबारा मिनिस्टर बने थे, तो तब आपको साफ सुन गया था, तब आपने क्यों कुछ नहीं किया कानून को एजुकेशन का सिलेबस, मतलब 10th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में डालने के लिए। पर अब जब वो ऑपोजिशन में है तो कानून के एजुकेशन की बात करते हैं, और जब वापस मिनिस्टर बनेंगे तो ये बात उनकी भूल जाएंगे। तो बहुत सारे ऑपोजिशन के MP इस बात को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो झूठे हैं। वो झूठे क्यों हैं कि भाई उनके राज्यों में राज्य सरकारें हैं उनके पार्टी की, वहाँ क्या कानून का एजुकेशन दिया जाता है 5th स्टैंडर्ड से या 6th स्टैंडर्ड से या 10th स्टैंडर्ड से? तो सारे MP अंदर से मिले हुए हैं, वो नहीं चाहते कि कानून का एजुकेशन दिया जाए। मेरी ये दरखास्त है कि कानून का एजुकेशन 5th स्टैंडर्ड से होना चाहिए। अब ज्यूरी सिस्टम आने से स्वदेशी का फायदा होगा, ये बात कुछ विरोधास्पद लगती है कि जो स्वदेशी में मानने वाले संगठन है, ये स्वदेशी जागरण मंच या आज़ादी बचाओ आंदोलन, उसमें दीक्षित जी राइट टू रिकॉल के समर्थक थे और ज्यूरी प्रथा का भी वो समर्थन करते थे, लेकिन बाकी सब लोग ज्यूरी प्रथा का विरोध करते हैं, आज़ादी बचाओ आंदोलन और स्वदेशी जागरण मंच दोनों। और ज्यूरी प्रथा आने से कैसे स्वदेशी को फायदा होगा कि ज्यूरी देखेगी कि भाई ये लोकल आदमी है और ये विदेशी कंपनी है, और कोई भी हिंदुस्तानी आदमी देखेगा कि भाई ये लोकल कंपनी है, इससे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, देश का पैसा देश में रह रही है। तो जहाँ तक यदि उसके सामने गलत केस डाले गए हैं स्वदेशी कंपनी के सामने, तो उस केस को खारिज कर देगी, ऑफिसर को फाइन लगा देगी। अमेरिका में ऑफिसर क्यों गलत केस डालने से घबराते हैं
क्योंकि जूरी तो बरी कर ही देती है जिसके सामने गलत केस डाला, ऊपर से ऑफिसर को फाइन हो सकता है कि आपने इतना अनाप शनाप गलत केस क्यों डाला इस आदमी के खिलाफ। तो स्वदेशी आंदोलन में ये बहुत महत्व की भूमिका निभा सकती है। इसी तरह से जो टैक्स अथॉरिटी के हैरेसमेंट है, वैट डिपार्टमेंट है, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स, एक्साइज, वो जूरी सिस्टम आने के बाद खत्म हो जाएगा कि जूरी देखेगी कि भाई ये आदमी एक छोटा मोटा कारखाना चला रहा है, एक्साइज वालों ने आके कारखाना बंद करा दिया, केस ठोक दिया इसके ऊपर। केस देखा उन्होंने, भाई केस तो कुछ नहीं है, ये आदमी तो एकदम ईमानदार है। अब जूरी सोचेगी कि अब हमने इस आदमी की मदद नहीं की तो क्या होगा, ये आदमी फैक्ट्री बंद करके चला जाएगा, ये चला जाएगा, दूसरा चला जाएगा, तीसरा चला जाएगा, तो युवकों को एम्प्लॉयमेंट कौन देगा? यदि युवक अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो गरीब हो जाएंगे, गुंडागर्दी पे आ जाएंगे, आवारागर्दी पे आ जाएंगे। इसलिए जो जूरी होती है वो हमेशा एक उद्यमी व्यक्ति को आदर की नज़र से देखती है कि भाई ये उद्यमी व्यक्ति है, वो कुछ कारखाना चला रहा है, वो कुछ धंधा पानी चला रहा है, दुकान चला रहा है, तो उसकी वजह से हमारे आसपास के एरिया के युवकों को नौकरी मिल रही है, समृद्धि मिल रही है, उनको वो आवारागर्दी नहीं करते, गुंडागर्दी नहीं करते। इसलिए जूरी हमेशा प्रो एम्प्लॉयर एटीट्यूड रखती है। फिर एम्प्लॉयर यदि शोषण कर रहा है तो अलग बात है, तो वो एम्प्लॉय का पक्ष लेगी। लेकिन गवर्नमेंट का ऑफिसर का अप्रोच अलग होता है। गवर्नमेंट ऑफिसर दो रीज़न से उसको परेशान करता है, एक तो उसको पैसा उगलवाना है, दूसरा कि कभी कभी जो बड़े उद्योगपति होती है, मल्टीनेशनल कंपनियां वगैरह, वो अफसरों को रिश्वत देती है कि जाओ तुम छोटे उद्योगों को, फैक्ट्री वालों को परेशान करो ताकि वो अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर दे, ताकि हमारा धंधा बढ़े। तो वो बिल्कुल बंद हो जाएगा जब जूरी को पता लगेगा कि भाई ये अफसर तो बड़ी कंपनियों के इशारे पे काम कर रहा है, और दिख तो जाएगा ही, रवैये से बात ठीक लगेगी कि भाई ये कानून तूने मल्टीनेशनल कंपनी में क्यों नहीं लगाया, जो इस छोटे आदमी पे ये कानून की एक के बाद एक सारी कलमें लगा रहा है। तो रवैये से पता लग जाएगा, तो जूरी ऐसे अफसर को दंड करेगी या तो नौकरी से निकाल देगी, तो अपने आप छोटे उद्योगपतियों का प्रोटेक्शन बढ़ेगा। जिस देश में जूरी प्रथा मजबूत है, जूरी सिस्टम, वहीं पे छोटे उद्योगों को प्रोटेक्शन मिल पाया है। तो जूरी सिस्टम आने से ये जो इंस्पेक्टर राज है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, कस्टम, फिर प्रोविडेंट फंड, लेबर, ये सारा इंस्पेक्टर राज है, जूरी सिस्टम आने से खत्म हो जाएगा और इससे देश में उद्योग बढ़ेंगे और विकास होगा। तो ये सारे मैंने आपको बैकग्राउंड दिया कि एक तो भारत में अदालतें, मैजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब भ्रष्ट हो चुकी है। हमारे बुद्धिजीवियों को अदालत सुधारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप किसी भी बुद्धिजीवी से पूछिए कि भाई मुझे 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज का सॉल्यूशन दो कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का नेपोटिज्म बंद हो सकता है, तो वो तुरंत टॉपिक चेंज कर देंगे। एक तो पहले न्यायाधीशों का भ्रष्टाचार, वो बोलेंगे न्यायतंत्र की कमियां। भाई मैंने न्यायतंत्र की कमियां गिनाने को नहीं बोला, मैंने बोला कि जुडिशरी जज साहब के भ्रष्टाचार का उपाय दो, उनके नेपोटिज्म का उपाय दो। तो वो तुरंत टॉपिक बदल देंगे कि नहीं, इस टॉपिक पे बहस ही नहीं होनी चाहिए, जुडिशरी की कमियां पे बात होनी चाहिए। फिर वो मुद्दा बनाएंगे सिर्फ एफिशिएंसी को कि देर होती है। भाई देर होती है वो सचमुच एक मुद्दा है, पर इस बात का क्या कि उनके वकील, रिश्तेदार वकीलों के फेवर में जजमेंट आते हैं और पैसे लिए जाते हैं जजमेंट देने के लिए। तो बुद्धिजीवियों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। आम आदमियों को करना पड़ेगा प्रॉब्लम कैसे, गैजेट में अच्छे कानून छपवा के। कौन से कानून, तो कौन से कानून में आपको जो कानून ठीक लगे, मैं जो सजेशन देता हूँ वो ये है, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, राइट टू रिकॉल हाई कोर्ट जज, राइट टू रिकॉल प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट जज, फिर राइट टू रिकॉल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, नेशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर ज्यूरी सिस्टम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, तीनों में पूरी लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट हर जगह ज्यूरी सिस्टम होनी चाहिए, कहीं जज सिस्टम नहीं होनी चाहिए। और वेल्थ टैक्स ज़मीन पे, ताकि पैसा मिल सके अदालतें खोलने के लिए। 1 लाख अदालत खोलने की ज़रूरत है। और उसके बाद 5th स्टैंडर्ड से कानून का एजुकेशन डालना। जितने भी अदालत में अधिकारी काम करते हैं, न्यायाधीश, गवर्नमेंट ऑफिसर, सबके पास जो वेल्थ है वो इंटरनेट पे रखना। कौन से जज के पास कितनी वेल्थ है, उनके रिलेटिव के पास, जज के जितने रिश्तेदार हैं उनके भी वेल्थ के, और उनके रिलेटिव के पास जो कंपनियां और ट्रस्ट है। क्योंकि अधिकतर ये गवर्नमेंट ऑफिसर के रिश्तेदार क्या करते हैं, तो अपने नाम पे ज़मीन नहीं रखते, वो ट्रस्ट बना लेते हैं।
और ट्रस्ट के नाम पे 10-20 हज़ार करोड़ की ज़मीन भी हो सकती है, 50 करोड़ की भी हो सकती है। जैसे कि अडवाणी है, जिन्हें मैं एल्यूमिनियम पुरुष बोलता हूँ, अपने आप को वो लौह पुरुष बोलते हैं, लेकिन ये बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या आई तो एल्यूमिनियम पुरुष बन गए। नेशनल आईडी सिस्टम का कानून नहीं पास किया उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए। तो जो एल्यूमिनियम पुरुष है वो एफिडेविट पे लिखते हैं कि उनके पास 5 करोड़ की संपत्ति है। ठीक है, सही संपत्ति है उनके पास, एक घर था, लिया था उन्होंने 25-30 लाख में, आज उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख 1 करोड़ हो गई, तो वो कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं हुआ, मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो बढ़ गई। तो उन्होंने बोला कि उनके पास 4-5 करोड़ की दौलत है, पर बाद में मुझे पता चला कि वो एक ट्रस्ट के ट्रस्टी है, कुशाभाऊ ठाकरे, और उस ट्रस्ट के पास ज़मीन है वो कुछ 40-50 करोड़ की है। तो ये एफिडेविट का क्या मतलब हुआ कि मेरे पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और तो ट्रस्ट का नाम उन्होंने लिखा ही नहीं एफिडेविट में, और कानूनी लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। पर जितने भी ये जज है, MP है, MLA है, गवर्नमेंट में IS है, और उनके रिलेटिव के पास जो ट्रस्ट है, उनके ट्रस्ट और उनके रिलेटिव के ट्रस्ट, वो ट्रस्ट के पास कितनी ज़मीन है, कितनी प्रॉपर्टी है, वो भी वेबसाइट पे आनी चाहिए। और सिटीज़न को इन्वॉल्व किया जाए लॉ की प्रोसेस में, तो ज्यूरी सिस्टम तो है ही कि ज्यूरी समन्स आते हैं तो आदमी को जाना पड़ता है, प्लस प्रोसिक्यूशन समन्स, जो मैं बोलता हूँ कि अदालत में कोई केस चल रहा है तो नागरिक को समन्स भेजे जाएंगे कि भाई आपको कोर्ट में अटेंड करना पड़ेगा ये ट्रायल। वहाँ पे गवाह या वो ना विटनेस है, ना गवाह है, ना एक्यूज्ड है, ना विक्टिम है, पर आपको कोर्ट का ट्रायल अटेंड करना पड़ेगा ताकि नागरिक है वो अदालतों के कांटेक्ट में आए, अदालतों से प्रति उसका डर खत्म हो, उसका परिचय बढ़े अदालतों से। तो कंपलसरी अटेंडिंग द कोर्ट ट्रायल, इस तरह से कि भाई हर एक नागरिक को हफ्ते में साल में कम से कम 6 दिन कोर्ट का ट्रायल अटेंड करना पड़ेगा। इसमें यदि वो बिजी है तो चलो दूसरे दिन आए, उस दिन वो काम नहीं आ किसी काम में फंसा हो तो दूसरे तीसरे चौथे दिन आए, पर साल में कम से कम 5-6 दिन उसे कोर्ट के ट्रायल अटेंड करने पड़ेंगे, कोर्ट का चीज़ उसको समझने की कोशिश। और अधिकतर लोग इसमें रुचि भी लेंगे, क्योंकि हर एक आदमी को पता है कि किस्मत का कोई भरोसा नहीं, कब उसको कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। तो इस तरह से हम नागरिक और कार्यकर्ता बिना नेता और बड़े नेता की मदद के बिना अदालतें सुधार सकते हैं। जहाँ तक मेरा बड़े नेताओं का मैंने स्टडी किया, अन्ना हो या छोटे अन्य हो या सुब्रमण्यम स्वामी हो, या उनको भारत की अदालत सुधारने में उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। और काफ़ी लोगों ने पूछा उनको, मेरा उनको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन मैंने उनके वॉलंटियर से पूछा कि भाई आपके नेता है वो कुछ ड्राफ्ट दे सकते हैं कि जिससे सुप्रीम कोर्ट के जज का नेपोटिज्म कम हो, भ्रष्टाचार कम हो, हाई कोर्ट के जज का भ्रष्टाचार नेपोटिज्म कम हो। तो वो बोलते हैं कि वो ड्राफ्ट देने से मना कर रहे हैं, कि सिर्फ बस मैं अदालत में जाऊंगा, केस करूंगा, तुमको बस केस के बारे में अखबार में पढ़ना है और तालियां बजानी है। और दूसरे कि मैं लोकपाल के नाम पे अनशन पे बैठूंगा, मैं अनशन पे बैठूंगा, तुम्हें भीड़ इकट्ठा करके मेरी जय जयकार करनी है, कि अदालत सुधारने के लिए हम कोई गैजेट नोटिफिकेशन वगैरह नहीं देंगे। तो इसलिए हम कार्यकर्ताओं को ही एक गैजेट नोटिफिकेशन के ड्राफ्ट पढ़ के और लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और यदि हमने अदालत नहीं सुधारी तो आम आदमी है वो विक्टिम बनता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम का विक्टिम बनता जाएगा। वो सोसाइटी के प्रति उसकी नफरत बढ़ती जाएगी, देश के प्रति उसका स्नेह प्यार जो भी को वो कम होता जाएगा। फिर हम कहेंगे कि राष्ट्रीयता कम हो गई। लेकिन यदि अदालतें यानी राष्ट्र का महत्वपूर्ण हिस्सा पुलिस अदालत यदि वो नागरिकों को प्रताड़ित करती है, नागरिकों की मदद नहीं करती, तो नागरिक की राष्ट्र के प्रति आस्था कम ही हो जाएगी। हमें जिन देशों में अदालतों में भ्रष्टाचार कम है वहाँ पेट्रियोटिक वैल्यूज़ ज़्यादा है, वहाँ के लोग ज़्यादा नेशनलिस्ट होते हैं। जैसे अमेरिका है तो वहाँ के लोग काफ़ी पेट्रियोटिक है, जापान तो वहाँ के लोग काफ़ी पेट्रियोटिक है। क्यों? क्योंकि उनको कोई परेशान करता है गुंडा या सरकारी अधिकारी, तो अदालत उसकी मदद करते हैं, पुलिस उसकी मदद करती है, तो उनमें पेट्रियोटिज्म बना रहता है। और जिन जिन देशों में अदालत और पुलिस में भ्रष्टाचार है, नेपोटिज्म है, वहाँ के लोगों के देश में वहाँ के देश के लोगों में आप देखोगे तो राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म कम है। तो इस तरह से हम अदालतें बचा सकते हैं। धन्यवाद।